Hello friend, this is Anurag Singh. Welcome to Gyan Yatra. Today we will study about the Sultanate period. Actually, this topic is much important for the SSC and other type of government examinations. So we have to study this. Let's start. सल्तनत पीरियड। ये सल्तनत पीरियड कौन सा पीरियड है? ये सल्तनत पीरियड मुगल के पहले जो मुस्लिम इन्वेशंस हुए थे, कासिम के, गजनवी के, और उसके बाद जो स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, ये सभी डायनेस्टीज जो आती हैं ये सब की सब सल्तनत पीरियड में कवर की जाती हैं। हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो द फर्स्ट बैकग्राउंड ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो बैकग्राउंड में दिल्ली सल्तनत के क्या होता है कि दिल्ली सल्तनत स्टार्ट कहाँ से हुई है? ये फर्स्ट मुस्लिम इन्वेशन मोहम्मद बिन कासिम, ये फर्स्ट पर्सन था मुस्लिम जिसने कि इंडिया पे इन्वेशन किया था। तो 712 एडी में इसने इन्वेशन किया। 712 एडी में इन्वेशन करने के बाद इसने सिंध यानी जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का पार्ट हुआ करता था पहले, तो उस पर इन्वेशन करने के बाद वहाँ पे उमायद खिलाफत का प्रोविंस उसने इस्टेब्लिश किया था। उमायद खिलाफत उस टाइम कैलिफेट्स हुआ करती थी, तो उसमें एक तरीके की कैलिफेट थी ये भी उमायद खिलाफत, जिसकी तरफ से ये आया हुआ था यहाँ पे इंडिया में अटैक करने के लिए। फर्स्ट तुर्क इन्वेशन, ध्यान रखेंगे, फर्स्ट मुस्लिम इन्वेशन मोहम्मद बिन कासिम का था, लेकिन फर्स्ट तुर्क इन्वेशन महमूद गजनवी, ये गजनी एक जगह थी, वहां से आया हुआ था। गजनी प्रदेश से यहाँ पे महमूद गजनवी इन्वेशन करता है। तो सुल्तान महमूद ऑफ गजनी लेड अबाउट 17 एक्सपेडिशंस, तो टोटल 17 एक्सपेडिशंस यानी 17 टाइम्स अटैक किए थे इसने। 17 टाइम्स अटैक में 1025 एडी का अटैक जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि उस टाइम सोमनाथ टेम्पल पर उसने अटैक किया था, और उस टाइम जो उसके टोटल अटैक्स थे कहा जाता है उससे 8 टाइम्स ज़्यादा यहाँ से पैसे, यानी कि जो पैसे हुआ करते थे या जो ज्वेलरीज वगैरह हुआ करती थी उनको लेकर के ये चले जाता है, काफ़ी सारे हीरे वगैरह लेकर के चले जाता है। तो इस तरह से काफ़ी लॉस इंडिया का उस टाइम होता है। तो इस वजह से 1025 एडी का जो अटैक था सोमनाथ टेम्पल वाला गुजरात में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका इन्वेशन माना जाता है। टेम्पल वाज डिस्ट्रॉयड इन 1025 एडी, टोटली पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय जो है 1027 तक ये हो चुकी थी टेम्पल। हम यहाँ पे उसके अटैक्स पढ़ते हैं थोड़े। गजनीज इन्वेशन फ्रॉम 1000 टू 1027 एडी। फर्स्ट अटैक इसका होता है, फर्स्ट अटैक उसका होता है 1000 एडी में। ये फर्स्ट इन्वेशन है मोहम्मद गजनवी का। ये मॉडर्न पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, वो सिंध वाला पार्ट जो था, वहाँ पे इसका अटैक होता है। हम कभी भी देखें तो अक्सर अटैक्स जो हैं उसी साइड से होते रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट साइड से, ठीक है। अच्छा, सेकेंड अटैक 1005 एडी भाटिया में हुआ है। नेक्स्ट 1006 एडी मुल्तान। नेक्स्ट 1007 एडी भटिंडा हरियाणा में। नेक्स्ट 1011 एडी पंजाब हिल्स के पास। नेक्स्ट 1013 एडी पाकिस्तान एंड ईस्टर्न अफगानिस्तान में। 1014 एडी थानेसर हरियाणा। 1015 एडी कश्मीर। 1018 एडी मथुरा। 1021 एडी कन्नौज। 1023 एडी ग्वालियर मध्य प्रदेश। And the last 1027 AD, which is also the 1025 AD actually. So 1027 AD, finally he attacked the Somnath temple in Gujarat and destroyed it completely. So हम यहाँ पे देखते हैं नीचे, दिस इन्वेशन ऑफ 1027 AD इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टडी। अभी बताया था कि इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इसमें काफ़ी ये यहाँ से पैसे वगैरह लेकर के चले जाता है, उसकी वजह से इकोनॉमिकल कंडीशन जो इंडिया की रहती है वो काफ़ी डाउन हो जाती है। 1027 AD को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, हिंदू राजपूत ब्रेवली फाउट एंड इनिशियली एनिमी कुड नॉट डैमेज मच प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हिंदू राजपूत जो हैं उसको लड़ते हैं, और बैटल में वो काफ़ी बार जो है उसको हराते इन द सेंस कि उसको यहाँ से प्रॉपर्टी किसी तरीके की नहीं ले जाने देते। तो बैटल वाज फाउट फॉर 3 days। 3 days ये बैटल फाउट हुआ था, एंड इवेंचुअली आखिरकार गजनवी प्लंडर करता है टेम्पल को अपने ट्रूप के साथ, जो उसके साथ उसकी सेना आती है उसके साथ मिलकर के वो पूरे मंदिर को लूटता है। शिवलिंग जो उस मंदिर में स्टेब्लिश थी उसको तोड़ दिया जाता है, उसको तोड़ दिया जाता है हिंदू सेंटिमेंटल्स को हर्ट करने के लिए, ठीक है। तो इन लोगों का मानना था, इन लोगों का पर्टिकुलर उस टाइम जो मुस्लिम इस्टेब्लिश्ड सब जगह हो रहे थे, तो उन लोगों को ये था कि ये कैलिफेट्स के दो काम हुआ करते थे। एक
कि जगह जगह पे अपनी जो डायनेस्टी मतलब अपना जो डोमिनियन है उसको बढ़ाना, दूसरा हर जगह मुस्लिम इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो इसके लिए वो हिंदू टेम्पल्स को या जैन टेम्पल्स को, कोई भी टेम्पल किसी भी तरीके का उनको देखता था तो उसको तोड़ते थे, ताकि हिंदू सेंटिमेंटल्स या जैन सेंटिमेंटल्स या किसी अलग धर्म का जो भी सेंटिमेंटल्स हो वो हर्ट हो, और डर के या चाहे जैसे भी वो इस्लाम धर्म को अपना लें। तो ये उस टाइम का इन लोगों का एक हुआ करता था। तो ही लूटेड ट्रेजर्स फ्रॉम द टेम्पल एंड किल्ड ऑलमोस्ट 5000 हिंदूज एट दैट टाइम। तो हम सोच सकते हैं, देखिए उस टाइम 5000 हिंदूज को वहाँ पे मार दिया था, चाहे वो सोल्जर्स हों चाहे वो कॉमन पीपल हो, फर्क नहीं पड़ता। तो उस टाइम 5000 हिंदूज को किल कर दिया गया था 1027 AD के अटैक में। His conquest opened the gate, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। His conquest opened the gate of India to be conquered from north west of India। ठीक है, तो उसके अटैक करने के बाद से बाकी लोगों को भी वहाँ पे मौका मिल जाता है, वहाँ पे उनको एक गेट मिल जाता है कि जहाँ से अटैक करना ज़्यादा इजी हुआ करता था। वहाँ पे थोड़ा फ्रंटियर जो पार्ट था वो काफ़ी थोड़ा सा लूज हुआ करता था। वहाँ पे जो किंग भी थे वो काफ़ी एफिशिएंट, तो मतलब एफिशिएंट तो हम कह ही सकते हैं, लेकिन उस टाइम प्रॉब्लम ये थी कि राजपूत अक्सर कंबाइंड होकर के नहीं रहते थे, उनके अपने छोटे छोटे डोमिनियंस हुआ करते थे। तो अपने ही डोमिनियन को बढ़ाना या उसी में रहना ज़्यादा पसंद करते थे। पूरा का पूरा एक इंडिया का कॉन्सेप्ट लेकर के नहीं चलते थे कि सबके सब कंबाइंड बिहेवियर करें। अगर ऐसा होता तो फिर किसी भी तरीके का अटैक पॉसिबल नहीं था, लेकिन उस टाइम अनफॉर्चुनेटली इस तरीके की चीज़ें हुआ करती थी। ड्यू टू गजनवीज इन्वेशन ड्यू टू गजनवीज इन्वेशन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया वीकेंड। ठीक है, तो गजनवी के इन्वेशन की वजह से इकोनॉमिक कंडीशन जो है इंडिया की वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। पहले इंडिया वैसे भी हम जानते ही हैं, सोने की चिड़िया इसको कहा जाता था, तो काफ़ी पैसे थे यहाँ पे, लेकिन गजनवी के इन्वेशन के बाद काफ़ी यहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी वीक हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं सेकंड तुर्क इन्वेशन। फर्स्ट तुर्क इन्वेशन गजनवी का हो गया, फर्स्ट मुस्लिम इन्वेशन मोहम्मद बिन कासिम वाला था। तो सेकंड तुर्क इन्वेशन में मोहम्मद गौरी इन्वेशन आता है, जो कि 1175 टू 1206 एडी ये माना जाता है। मोहम्मद गौरी इन्वेटेड इंडिया एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ द मुस्लिम डोमिनियन इन इंडिया। ठीक है, जो पहले के थे ये गजनवी और कासिम, ये सिर्फ आते हैं, प्लंडर करते हैं और चले जाते हैं। इनका यहाँ पे कोई इस्टेब्लिशमेंट किसी तरीके की डायनेस्टी का, किसी तरीके की किंगडम का नहीं रहता है। ऐसा कुछ सोच करके नहीं आते हैं, यहाँ पे आते हैं, प्लंडर करते हैं, लूटते हैं और चले जाते हैं। लेकिन जो सेकंड तुर्क इन्वेशन होता है मोहम्मद गौरी का, तो वो यहाँ पे देखता है कि यहाँ पे हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं अपनी किंगडम को। तो किंगडम को इस्टेब्लिश करने के बाद वो काफ़ी यहाँ से मटेरियल ले जा सकता था। होता क्या है कि यहाँ पे इस्टेब्लिश करता है वो अपनी किंगडम को, गवर्नर रखता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो कि उसका स्लेव हुआ करता था, और फिर ये वापस जा रहा होता है। वापस जाते टाइम इसकी डेथ हो जाती है। कई सारी कंडीशन बात कही जाती हैं, कई तरीके की बातें हैं कि डेथ कैसे होती है। कहीं कहीं पे पृथ्वीराज रासो एक कविता है चंद्रवरदाई जी की, तो उसमें माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने जो है इनको मोहम्मद गौरी को मार दिया था। लेकिन कहीं कहीं पे हिस्ट्री में लिखा रहता है कि पृथ्वीराज चौहान की पहले ही डेथ हो जाती है, और ये मोहम्मद गौरी जो है जा रहा होता है, तो उसको बीच में पाकिस्तान के साइड से एक रूट जाता है, वहाँ पर कुछ लुटेरे टाइप लोग होते हैं, वो डाकू टाइप, तो वो उसको जो है मार देते हैं। सोचने वाली बात है कि डाकू मार देते हैं, और ये इतना बड़ा मतलब किंग टाइप होता है। अच्छा, तो मोहम्मद गौरी इन्वेडेड इंडिया एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ द मुस्लिम डोमिनियन इन इंडिया। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी इन्वेड करता है इंडिया को और यहाँ पे मुस्लिम डोमिनियन को स्टैब्लिश करता है। ही मे बी कंसिडर, और इसी वजह से इसको फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया भी बोला जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं मोहम्मद गौरी के लिए। फर्स्ट बैटल ऑफ तराई, जब ये आता है, इसके फर्स्ट बैटल होता है तराई का 1191 में। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ये बैटल फाइट की जाती है, और उसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हो जाती है, वो जीत जाते हैं मोहम्मद गौरी से। प्रॉब्लम ये रहती है, पृथ्वीराज चौहान एक बार जीत जाते हैं तो उनको थोड़ा सा रिलैक्स फील हो जाता है कि भाई कोई खास पावरफुल अटैक इन्वेडर नहीं था ये, तो इससे जीतना काफ़ी आसान रहेगा। तो थोड़ी सी प्लानिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसा राजपूत तो थे ही, तो थोड़ा सा हो गया था। और उसके बाद जो सेकेंड बैटल हुआ है 1192 का, उसमें फुल प्लानिंग के साथ ही आया था मोहम्मद गौरी, प्लस पृथ्वीराज चौहान की, हाँ उनको जो है एक कॉन्स्पिरेसी के तहत, जयचंद होता था, जयचंद का नाम अभी आज भी जो है गलत तरीके से लिया जाता है कि भाई
उसने धोखा दिया। तो होता क्या है, जयचंद की बेटी से ये भगा करके शादी कर लेते हैं, इस चीज़ का उसको गुस्सा रहता है। तो वो मोहम्मद गौरी के साथ मिल करके फिर इनको हरा देता है, ये प्रॉब्लम होती है। तो सेकंड बैटल ऑफ तराई एक कॉन्स्पिरेसी का पार्ट रहा, इसी वजह से पृथ्वीराज चौहान हारे, वरना मुश्किल है कि हारते। अच्छा, बैटल बिटवीन मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान ये हुआ था। पृथ्वीराज चौहान हैड बीन डिफीटेड एंड लेटर ऑन स्लेन, तो वो हार जाते हैं और बाद में उनको मार दिया जाता है। आफ्टर दिस बैटल इंडियन हिस्ट्री लीड्स टू दिल्ली सल्तनत। इस बैटल के बाद इंडियन हिस्ट्री जो है दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग करती है। दिल्ली सल्तनत अभी बताया था, ऐबक जो इसका स्लेव था मोहम्मद गौरी का, तो वो आ जाता है और यहाँ पे दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश करता है। तो दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश करने के बाद ये 1296 से चलता है 1526 तक ये टोटल दिल्ली सल्तनत रन करती है। रीजंस क्या रहते हैं सक्सेस ऑफ तुर्क्स इन इंडिया के? रीजंस ये थे, अभी बताया था मैं, कि राजपूत लैक्ड यूनिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड वर डिवाइडेड बाय रिवॉल्वरीज। ठीक है, तो उनकी यूनिटी नहीं थी। मैंने बताया अलग अलग डोमिनियन लेकर के वो अपने उस डोमिनियन में ही खुश थे, या इधर उधर की चीजें वो जीतना चाहते थे, आपस में ही उनमें नहीं बनती थी। तो ये प्रॉब्लम ज्यादा थी, और इस वजह से ये चीज हमेशा अप्लाई हुई है कि जब भी अलग अलग रहे हैं तब तब जो है टूट तोड़ करके रूल करने की कोशिश की गई है। ये पहले भी हुआ, बाद में अंग्रेजों ने भी यही किया डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत। तो यही सिस्टम था। अच्छा, सेकंड पॉइंट आता है, देयर वाज नो सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं थी जो सबको कंट्रोल करती, कोई सेंट्रल ऐसी गवर्नमेंट नहीं थी। द राजपूत किंगडम्स वर स्मॉल एंड स्कैटर्ड। छोटे छोटे किंगडम्स हुआ करते थे उस टाइम। उसके पहले वैसा सिस्टम नहीं था, अशोक सम्राट वगैरह के टाइम में वो तो काफ़ी बड़े डोमिनियन हुआ करता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे छोटे छोटे किंगडम्स बन गए थे। ये भी एक बहुत बड़ी वजह रही है जिसकी वजह से तुर्क्स यहाँ पे अटैक करके इस्टेब्लिश हो पाए हैं। The Turks were better organized and took advantage of the lack of mutual cooperation among the Rajputas। ठीक है, तो तुर्क मतलब वो बेटर ऑर्गेनाइज थे, उनका सिस्टम, उनकी थिंकिंग ही यही थी कि किसी भी डोमिनियन को जीतना है, वहाँ पे इस्लाम इस्टेब्लिश करना है, वहाँ पे मतलब अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना है। तो उनका ये एकदम सोचा हुआ सिस्टम था, इस वजह से वो बेटर ऑर्गेनाइज थे। ठीक है, तो एक मकसद रहता है तो किसी भी तरीके का काम आसानी से किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे तो अलग अलग लोग, अलग अलग छोटे छोटे डोमिनियंस, अलग अलग उनके रूल्स पॉलिसीज मकसद, तो इस वजह से यहाँ पे तोड़ना काफ़ी आसान हो गया था। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत। हम दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, यहाँ पे 5 डायनेस्टीज को हमें पढ़ना है। 5 डायनेस्टीज हैं, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी का ये 1206 से 90 तक ये स्लेव डायनेस्टी रहती है। ठीक है, खिलजी डायनेस्टी 1290 टू 1320, तुगलक डायनेस्टी 1320 टू 1414, सैयद डायनेस्टी 1414 टू 1451 एंड द लोधी डायनेस्टी 1451 टू 1526। सो ये टोटल हमें 5 डायनेस्टीज यहाँ पे पढ़नी है। पढ़ते हैं स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी 1206 टू 1290, टोटल रूलर्स यहाँ पे 9 रूलर्स थे। तो 9 रूलर्स में फर्स्ट रूलर कुतुबुद्दीन ऐबक। फर्स्ट रूलर कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने कुतुब मीनार को बनवाया है, कंस्ट्रक्ट कराया है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका एरा जो रहता है वो 1206 तो 1210 रहेगा। शमसुद्दीन इल्तुतमिश, शमसुद्दीन इल्तुतमिश इसका दामाद भी होता है कुतुबुद्दीन ऐबक का। ये रूल करता है, इसका जो टेन्योर रहता है वो 1210 टू 1236 एडी रहेगा। रुकनुद्दीन आते हैं। रुकनुद्दीन शमसुद्दीन इल्तुतमिश का लड़का होता है। 1236 एडी में ही ये रूल करना शुरू करता है, 6 मंथ्स का रूल करता है। देन उसको रजिया सुल्ताना कहते हैं। रजिया सुल्ताना की कॉन्स्पिरेसी की वजह से वो रुकनुद्दीन मारा जाता है। नेक्स्ट, रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना शमसुद्दीन इल्तुतमिश की डॉटर हैं, थी सॉरी। 1236 से 1240 एडी तक ये रूल करती हैं। ये फर्स्ट एंड अभी तक की जो है मुस्लिम रूलर इंडिया की यही है, रजिया सुल्ताना। अच्छा, बहरम शाह। बहरम शाह आता है 1240 टू 42 रहेगा। देन मसूद शाह आएगा 1242 से 46 तक रहता है। नसीरुद्दीन महमूद 1246 टू 66 तक रहेगा। और गयासुद्दीन बलबन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर है इस पूरी डायनेस्टी का। गयासुद्दीन बलबन, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया सुल्ताना, ये चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं।
नेक्स्ट कैकुबाद, कैकुबाद 1287 to 1290 AD। पढ़ते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को। 1206 to 1210 कुतुबुद्दीन ऐबक, द फर्स्ट रूलर, द फाउंडर, वन सेकेंड, first ruler and the founder of slave dynasty. So Qutbuddin Aibak, he was Turkish slave purchased by Muhammad Ghori. तो उस टाइम स्लेव का काफ़ी रहता था कि भाई स्लेव खरीदने होते थे, खरीदने बेचने का काफ़ी यहाँ पे बिजनेस हुआ करता था। तो मोहम्मद गौरी के द्वारा ये खरीदा गया था तुर्क में, और कुतुबुद्दीन ऐबक इसका नाम था। आफ्टर डेथ ऑफ गौरी, ये बताया मैंने पहले भी कि गौरी की डेथ हो जाती है, तो ही बिकेम किंग ऑफ हिंदुस्तान एंड फाउंडेड स्लेव डायनेस्टी विच इज ऑल्सो नोन एज ममलुक डायनेस्टी। ममलुक भी बोलते हैं स्लेव डायनेस्टी को, गुलाम को ममलुक भी बोला जाता था, तो उसकी जो डायनेस्टी थी उसको ममलुक डायनेस्टी भी बोला जाता है। तो 1206 में इस्टेब्लिश करता है। ही डाइड इन 1210 while playing चौगान और पोलो। He died in 1210 while playing चौगान और पोलो। सॉरी, ऊपर मैंने 1296 बोल दिया था गलती से, 1206 से स्टार्टिंग होती है। He died in 1210 while playing चौगान और पोलो। He constructed 2 mosque, 2 मस्जिदें बनवाता है। वो दोनों मस्जिद का नाम रहेगा कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, जो कि दिल्ली में रहती है, दिल्ली में बनवाई थी इसने। दूसरी थी अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो अजमेर में बनवाया गया था। ठीक है, साथ साथ इसके कंस्ट्रक्शन में ये पार्ट इसका कुतुब मीनार का भी आता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को में इसको जो है हेरिटेज माना गया है कुतुब मीनार को। इन द अच्छा, कुतुब मीनार बनवाया किसके लिए गया था? तो इन द ऑनर ऑफ फेमस सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी वो पर्सन थे जिनके ऑनर में कुतुब मीनार को कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। फर्स्ट जो पार्ट होता है वो इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था, बाकी के ऊपर के पार्ट अलग अलग रूलर्स ने बनवाए हैं। अभी हम देखते हैं। ऐबक वाज पैटर्न ऑफ लर्निंग एंड पैट्रोनाइज्ड राइटर्स। ठीक है, तो ऐबक को लर्निंग का काफ़ी शौक था, इस वजह से वो कुछ राइटर्स को भी पैट्रोनाइज करता है, यानी उनको शरण देता है, उनको रखता है अपने दरबार में। उनमें से एक राइटर का नाम है हसन उन निज़ामी। हसन उन निज़ामी वो राइटर है, इन्होंने लिखा है ताज उल मस्जिद। ताज उल मस्जिद लिखा है हसन उन निज़ामी ने। फ़खरुद्दीन, नेक्स्ट राइटर फ़खरुद्दीन, ऑथर ऑफ तारीख मुबारक शाही। ये याद रखना ज़रूरी है, तारीख मुबारक शाही के ऑथर फ़खरुद्दीन, इनको भी इसने पैटर्नाइज किया हुआ था। अभी आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस को आप लोग पहले देख सकें। अच्छा, फैक्ट्स अबाउट कुतुब मीनार। Facts about Qutub Minar. It was established along with Quwwatul Islam Mosque in 1192 AD। ठीक है, तो कुतुब मीनार का जो फैक्ट है हमें इसको समझना ज़रूरी है। इसको कुव्वतुल इस्लाम जो मॉस्क थी उसके साथ यहाँ पे इसको कंस्ट्रक्ट कराया गया था 1192 में। कुतुबुद्दीन ऐबक who only constructed the basement, who only constructed the basement। इल्तुतमिश उसमें 3 मोर स्टोरीज ऐड कर देता है। 1220 कंप्लीटेड, 1220 में उसको 3 स्टोरीज ऐड कर देता है। तो टोटल कितनी स्टोरीज हो गए? 4 हो गए, 1 2 3 एंड 4। पहला ऑलरेडी बन चुका था, 3 मोर स्टोरीज बनी थी, तो टोटल 4 हो गई। होता ये है कि 1369 में लाइटनिंग की वजह से 4th स्टोरी रहती है वो टूट जाती है, और उसके टूट जाने का मतलब अब कितनी हो गई? अभी 3 हो गई। तो उसको दोबारा से रिबिल्ड कराता है फिरोज शाह तुगलक, और साथ में एक और स्टोरी उसमें ऐड करा देता है। इस वजह से आज टोटल नंबर ऑफ स्टोरीज 5 हैं। ठीक है, बाद में अलग अलग रूलर्स आकर के इसको रिपेयर कराते रहते हैं, लेकिन अभी टोटल स्टोरीज 5 ही हैं। हाइट, इसकी टोटल हाइट 73 मीटर्स, लगभग 240 फीट हाइट इसकी है कुतुब मीनार की। तो इस तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक होता है। इसकी डेथ हो जाती है चौगान खेलते हुए, है ना। चौगान पोलो, ये लिखा है 1210 में, चौगान या पोलो जो है उसको खेलते हुए इसकी डेथ हो जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक की। नेक्स्ट है शमसुद्दीन इल्तुतमिश। शमसुद्दीन इल्तुतमिश ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद होता है, सन इन लॉ होगा, और पहले तो ये स्लेव भी था। तो ही वॉज अ स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक एंड ऑक्युपाइड द थ्रोन ऑफ दिल्ली इन 1211। 1211 1210 ही हम कह सकते हैं वैसे, 1211 क्योंकि वो दिसंबर एंड जनवरी का पार्ट आ जाता है, तो इस वजह से 1211।
ही इज रिगार्डेड एज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। क्यों रियल फाउंडर, क्यों भाई? क्योंकि दिल्ली सल्तनत तो कुतुबुद्दीन ऐबक से स्टार्ट हुआ है, तो रियल फाउंडर तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहना चाहिए। तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश रियल फाउंडर कहाँ से हो गया? तो हमें ध्यान रखना होगा, फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत अगर बोले तो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही बोला जाता है, लेकिन रियल फाउंडर अगर बोले तो इल्तुतमिश को बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जिस टाइम रूल कर रहा था उस टाइम भी कैपिटल जो थी वो लाहौर थी, दिल्ली नहीं। ठीक है, तो इल्तुतमिश के आने के बाद कैपिटल दिल्ली को बनाया गया है। इस वजह से रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत शमसुद्दीन इल्तुतमिश को ही कहा गया है। इसने 2 कॉइन्स रिलीज किए थे, एक टंका, टंका इन द इंग्लिश टका भी बोलते हैं उसे, तो सिल्वर कॉइन था ये, और कॉपर कॉइन था जिसको जीतल बोला जाता था। तो इसने 2 तरीके के कॉइन इंट्रोड्यूस किए थे। ही ऑल्सो ऑर्गेनाइज द इक्ता सिस्टम। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है कि इक्ता सिस्टम किसने ऑर्गेनाइज किसने स्टार्ट किया था। तो इक्ता सिस्टम शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने इंडिया में स्टार्ट किया है। इक्ता सिस्टम मतलब इक्ता क्या होता है? वो छोटे छोटे पार्ट्स होते थे, छोटे छोटे पार्ट्स होते थे जो कि अपने सोल्जर्स को या बड़े मिनिस्टर्स को दे दिया जाता था, ताकि वो वहाँ पे रहें, उसको संभालें और वहाँ से जितने भी रेवेन्यूज वगैरह कलेक्ट होते हैं उसको आकर के जमा करें। तो इस तरह से छोटे छोटे एकता मतलब बना दिए गए थे। वो जो छोटे छोटे पार्ट्स दिए गए थे उनको एकता बोला जाता था। तो इस सिस्टम को, जो ये रेवेन्यू का सिस्टम स्टार्ट हुआ था, ये एकता सिस्टम कहा जाता है। और इंट्रोड्यूस किया था इसने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी, आर्मी को पहली बार जो एक प्रॉपर वे होता है, उसको स्ट्रक्चर्ड वे रहता है, आर्मी को पहली बार शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने दिया था। ही सेट अप एन ऑफिशियल नोबिलिटी ऑफ स्लेव्स नॉन एज चहलगनी और चालीसा ग्रुप। ठीक है, तो चालीसा ग्रुप, चालीसा जैसा कि नाम है यानी कि ग्रुप ऑफ 40, तो 40 मेंबर्स थे उसमें। जिस तरह से आज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती हैं, कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है, उसी तरीके से वहाँ पे ये बनाया गया था ये डिपार्टमेंट भी। ही कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। तो ये कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करता है, क्योंकि थोड़ा सा पार्ट वो कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाता है, देन उसकी डेथ हो जाती है, उसके बाद जो है उसको पूरा लगभग यही कंप्लीट करता है। नेक्स्ट, रुकनुद्दीन। रुकनुद्दीन, he was the son of इल्तुतमिश, son of इल्तुतमिश। तो ये आ जाता है, मतलब कुतुब सॉरी इल्तुतमिश का मानना होता है वो रजिया सुल्तान को ही बिठाना चाहता है थ्रोन पे। वो चाहता है रजिया सुल्ताना रूल करें, लेकिन जो ग्रुप ऑफ 40 यानी चहलगनी ग्रुप था, चालीसा ग्रुप था, वो लेडी को, क्योंकि वो इस्लाम उस पे चल रहा था, इस्लाम के कानूनों पर, तो उसमें लेडी को नहीं चाहते थे वो लोग कि रूलर बने, लेडी रूलर बने, ऐसा उनको पसंद नहीं था। ठीक है, तो होता क्या है कि वो रजिया सुल्ताना को अपोज करते हैं और रुकनुद्दीन को थ्रोन पे बिठाते हैं, उसको उसका राज्याभिषेक करते हैं। ही वॉज डिपोज्ड बाई रजिया। ये चीज़ रजिया को सही नहीं लगती, तो बाद में रजिया थोड़ा कॉन्स्पिरेसी करके जैसे भी, तो अवध का वहाँ पे रिबिलियन होता है, उसमें रुकनुद्दीन को भेज दिया जाता है, और कहते हैं कि रजिया सुल्ताना की कॉन्स्पिरेसी की वजह से उसको, रुकनुद्दीन को मार दिया गया था इसी रिबिलियन में। नेक्स्ट, रजिया सुल्ताना खुद रूल करती हैं। ये फर्स्ट एंड एवर मुस्लिम रूलर हैं हमारे इंडिया की, थी। 1236 टू 40, ये 1236 टू 1240 एडी तक ये रूल करती हैं, 4 इयर्स तक। क्या होता है कि ये पार्ट अभी मैंने बताया आपको कि इल्तुतमिश had nominated his daughter Razia as the successor. The nobles placed Ruknuddin Firoj on the throne. However, Razia got rid of Ruknuddin and ascended the throne. She was first and only Muslim lady who ever ruled India. ठीक है, तो ये पहली और अकेली मुस्लिम लेडी हैं जो कभी इंडिया को रूल की थी आज तक। Soon after her accession, the governors of Multan, ठीक है, तो इनके एक्सेशन के बाद, क्योंकि किसी को पसंद नहीं था कि एक लेडी गवर्न करे किसी भी चीज़ को, ठीक है, उस टाइम ऐसा मानना नहीं हुआ करता था। तो इस वजह से जो गवर्नर थे मुल्तान के, बदायूं के, लाहौर के, झांसी के, ये सब के सब रिवोल्ट कर देते हैं इसके खिलाफ। ठीक है, तो देर बाद सीरियस रिबिलियन, और सबसे ज़्यादा सीरियस रिबिलियन हो जाती है बठिंडा में। बठिंडा में कल्तुनिया नाम का पर्सन रहता है, गवर्नर रहता है वहाँ पे। तो वो उस वो जो है उसकी सुजरेनिटी को मानना, उसके जो सर्वोच्चता को मानने से मना कर देता है। क्यों मना करता है? इसका भी काफ़ी बढ़िया इंसिडेंट है। एक्चुअली होता है क्या है कि
एक याकूत नाम का पर्सन होता है। ये देखिए यहाँ पे रजिया अकम्पनीड बाय याकूत मार्च अगेंस्ट अल्तुनिया। याकूत नाम का एक पर्सन होता है, तो वो उसमें रजिया सुल्ताना में और अल्तुनिया का है। ये एक में हम बोल सकते हैं ट्रायंगुलर लव स्टोरी है एक्चुअली। हाँ, बचपन हम कह सकते हैं बचपन में ये अल्तुनिया और रजिया सुल्ताना की थोड़ी लव स्टोरी टाइप का एंगल था, लेकिन बड़े होने के बाद जो है याकूत को वो थोड़ा इम्पोर्टेंस देने लगती है। तो याकूत क्योंकि एक स्लेव था, तो इस वजह से जो 40 ग्रुप्स थे, 40 ग्रुप, वो भी याकूत को पसंद नहीं करता था, साथ साथ बाकी के लोग भी पसंद नहीं करते थे फिलहाल, क्योंकि एक स्लेव किस तरीके से रूल कर सकता है ये थोड़ा सा बात सबको समझ नहीं आ रही थी। एक रजिया सुल्ताना के साथ कैसे रह सकता है, ये थोड़ा पसंद नहीं आ रहा था। तो इस वजह से अल्तुनिया का ज़्यादा मकसद रहता है कि भाई इसको रजिया को हटाया जाए या याकूत को मार दिया जाए। होता भी यही है कि जब ये रजिया और याकूत बटिंडा के लिए जाते हैं रिविलियन को रोकने के लिए, तो अल्तुनिया गॉट याकूत मर्डर्ड एंड इम्प्रिजन्ड रजिया। तो वो याकूत को मार देता है और रजिया को जेल में डाल देता है। अब होता है कि शर्त रखता है या तो मुझसे शादी कर लो, यानी अल्तुनिया से शादी कर ले रजिया और महल में रहे, या फिर एक स्लेव की तरह, गुलाम की तरह जेल में रहे। तो कौन नहीं चाहेगा कि भाई महल में रहे, मतलब जेल में रहने का क्या ही मतलब है। तो रजिया सुल्ताना भी यही करती हैं कि अल्तुनिया से शादी कर लेती हैं। हाँ, यहाँ पे लिखा है रजिया मैरिड अल्तुनिया एंड बोथ ऑफ देम मार्च्ड टुवर्ड्स दिल्ली। ठीक है। नेक्स्ट आता है इन 1240 AD रजिया बिकेम द विक्टिम ऑफ कॉन्स्पिरेसी एंड वाज असैसिनेटेड नियर कैथल हरियाणा। ये दोनों रजिया और अल्तुनिया दोनों ही कैथल जा रहे होते हैं, हरियाणा जा रहे होते हैं, तो वहीं पे इनकी मर्डर कर दिया जाता है 1240 AD में। नेक्स्ट आता है बैरम शाह। बैरम शाह इसका टेन्योर रहेगा 1240 से 42, क्योंकि हमें ये चीज़ समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो चालीसा ग्रुप था ये धीरे धीरे अपनी पकड़ बना रहा था किसी भी रूलर पर। ठीक है, तो वो चाहता था कि उसका ही इम्पोर्टेंस बढ़ती रहे, चालीसा ग्रुप की इम्पोर्टेंस बढ़ती रहे। ये लोग इस तरह से ही सोचते थे, लेकिन होता ये है कि जब भी रूलर कमज़ोर पड़ता है, जब भी वो वीक पड़ता है, तभी इस तरीके के जो कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है या यही चालीसा ग्रुप को हम ले लें, तो ये जो है उस पर उसको दबा सकता है या अपनी बातें मनवा सकता है इजीली। लेकिन होता ये है कि अगर किंग पावरफुल निकला तो फिर प्रॉब्लम उल्टी हो जाती है, यानी कि सिस्टम उल्टा हो जाता है। उस टाइम किंग की बात मानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, अदरवाइज तो वो सीधा उसको मारने का आदेश दे सकता था। तो इसी वजह से ये लोग सोचते हैं कि भाई अब तक जो रूलर्स आए हैं वो उन्होंने हमें थोड़ा सा रोक के रखा है, लेकिन अब वो रूलर आना चाहिए, वो बैठना चाहिए थ्रोन पर, जिसको हम मतलब उससे काम करवा सकें अपने मन का। क्योंकि हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आए ही क्यों थे ये लोग यहाँ पे, इस्लाम का प्रचार प्रसार करने। तो राजा का तो बेशक ये काम रहता है कि अपनी डोमिनियन बढ़ाता रहे, वो अपनी जो है अथॉरिटी से ही खुश रहता है, उसको कोई खास मतलब नहीं रहता है सदर वगैरह से। लेकिन ये लोग जो थे, इन लोगों को मतलब था, तो ये लोग चाहते थे कि इस्लाम की स्थापना यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हो। पूरा भारत का पार्ट, पाकिस्तान अफगानिस्तान का पार्ट, जो पूरा सिंध का पार्ट था एक्चुअली, वो पूरा जो है इस्लाम को मानने लगे, ये भी एक इस्लामिस्ट कंट्री बन जाए। ठीक है। तो ये लोग बार बार राजा को इस तरीके की बात कहते हैं कि कहीं ये अपने मकसद से न भटक जाए, जिस वजह से यहाँ पे तुर्किश रूलर्स आए थे उससे न भटक जाए कि इस्लाम की स्थापना करनी है, वो ज़रूरी है। पता चले ये जो है अपने ही खुशी में लगा हुआ है कि भाई हम महल में रह रहे हैं या अपने डोमिनियन में ही खुश हैं। ठीक है, तो अपने राजपाट से खुश ना रहे, वो जो मेन मकसद था उसको भी काम करता रहेगा, क्योंकि अभी मैंने बताया था कैलिफेट का मेन मकसद ही ये था कि अपना डोमिनियन बढ़ाया जाए प्लस इस्लाम का प्रचार प्रसार किया जाए। तो डोमिनियन तो बढ़ रही है, वे राजा तो आ ही रहे हैं, लेकिन इस्लाम का प्रचार प्रसार कम ना हो जाए। हाँ, तो इसके लिए वो चाहते थे कि राजा उनकी बात माने, किंग उसकी बात माने। तो इस वजह से एक चाहते थे कि ऐसा रूलर को बिठाया जाए जो हमारी पकड़ में आ सके, यानी कि हम उस पर काम कर सकें, वो हमारी बात को माने। तो इसलिए वो बैरम शाह को बिठाते हैं। आफ्टर रजिया इल्तुतमिश थर्ड सन, तीसरा लड़का होता है बैरम शाह, उसको बिठाया जाता है बाय द पावरफुल तुर्किश काउंसिल, दैट इज चालीसा एक्चुअली। तो होता क्या है, देखिए, ही वॉज कंसिडर्ड ओनली एज डी जियोर रूलर। डी जियोर रूलर यानी कि कोई
न्याय वगैरह जस्टिस वस्टिस का सिस्टम है कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है और उसके पास बात आती है तो सिर्फ वो उसी को देखे, बाकी का जो पूरा काम रहेगा एडमिनिस्ट्रेटिव की सारी पॉलिसी सारे काम जो रहेंगे वो नाइब ममलाकत नाम की एक पोस्ट थी, मामलाकत यानी जो द रेजेंट बोलते हैं, उसे रेजेंट यानी कि वो पर्सन जो किंग के होने के बावजूद किंग की भूमिका निभा रहा होता है ना, किंग को काम ज़्यादा नहीं दिया जाता है। तो नाइब में ममलाकत एक पोस्ट थी, उसको डी फैक्टो रूलर बनाया गया था। डी फैक्टो रूलर यानी ओरिजिनल रूलर, असली रूलर, यानी जिसकी बात मानी जाएगी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज वगैरह पे, उसको बनाया गया था। तो बताया था मैंने अभी कि एक मतलब बेकार किस्म के रूलर्स यानी कि जो उनकी बात माने उनको ही ये लोग चाहते थे कि थ्रोन पे बिठाया जाए। ठीक है, ऐसा हर किंग के साथ ऐसा ही होता रहा है, अकबर के साथ भी हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी के साथ भी हुआ है। लेकिन वही मैंने बताया कि अगर किंग्स पावरफुल निकले फिर सिस्टम उल्टा हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी पावरफुल था तो उसने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी इन लोगों को, अकबर पावरफुल था उसने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी इन लोगों को। तो इस तरीके से जो जो किंग पावरफुल होते हैं और वो थोड़ा अपने डोमिनियन में जीना चाहते हैं, यानी कि अपने डोमिनियन को बढ़ाना चाहते हैं, उनका एक अलग मकसद रहता है। उनको इस्लाम वगैरह से या किसी धर्म वगैरह का एंगल लेकर के वो काम नहीं कर रहे होते हैं। तो इस तरीके के किंग को संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था इन लोगों के लिए। नेक्स्ट आता है मसूद शाह, 1242 टू 46। ही वाज सन ऑफ रुकनुद्दीन। रुकनुद्दीन कौन? जो इल्तुतमिश का लड़का था जिसको रजिया सुल्ताना ने कॉन्स्पिरेसी के तहत मरवा दिया था अवध में, है ना। तो मसूद शाह आता है 1242 टू 46, 4 इयर्स ये रहेगा। ही वाज सन ऑफ रुकनुद्दीन बट वाज डिपोज्ड आफ्टर बलबन एंड नसीरुद्दीन महमूद मदर मलिकाए जहान। ठीक है, तो नसीरुद्दीन महमूद की मदर होती है मलिकाए जहान। तो वो चाहती हैं कि भाई हमारा भी लड़का मतलब नसीरुद्दीन भी बैठे थ्रोन पे। तो वो नहीं चाहती रुकनुद्दीन का लड़का यानी मसूद शाह बैठे। तो वो कॉन्स्पिरेसी करती हैं और उसके तहत जो है नसीरुद्दीन महमूद को सीट पे बिठाया जाता है, थ्रोन पे बिठाया जाता है, और मसूद शाह को हटा दिया जाता है, मतलब मार दिया जाता है। ठीक है, तो उसका मर्डर हो जाता है और उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद को थ्रोन पे बिठाया जाता है। नेक्स्ट, नसीरुद्दीन महमूद 1246 टू 66, टोटल 20 इयर्स। तो नसीरुद्दीन महमूद यहाँ पे रूल करता है। ही वाज द सन ऑफ इल्तुतमिश एंड मलिका जहान। हम यहाँ पे देखते हैं सन ऑफ इल्तुतमिश एंड मलिका जहान। ही वाज नोन एज दरवेसी। दरवेसी किंग क्या होता है? दरवेसी किंग यानी काफी पायस रूलर, काफी मतलब दान पुण्य करने वाला रूलर था ये थोड़ा सा। ठीक है, तो वैसे मार काट करने वाला खास नहीं था, ये ज्यादा दान पुण्य में ज्यादा भरोसा रखता था, तो इस वजह से दरवेसी किंग बोलते हैं, ऐसे वेरी पायस रूलर बोलते हैं। वो कितना पायस था वो तो उस टाइम का ही समझ सकते हैं हम, क्या सिस्टम चल रहा होगा, लेकिन जो भी था पायस रूलर इसको माना जाता था। एज ही वॉज वेरी पायस एंड नोबल, ही डाइड इन 1266। तो 1266 में उसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट आता है गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन 1266 टू 87 यहाँ पे रूल करता है। ये अब देखिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रूलर है, मतलब ये काफ़ी पावरफुल था। तो इसको कोई लेना देना नहीं था धर्म वगैरह से। तो इसने क्या किया, ये पिछले सभी हिस्ट्री को देख रहा है, वो समझ रहा है चीज़ों को कि क्या क्या हो रहे हैं। तो चालीसा ग्रुप अपनी पावर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अगर वो जानने लग गया था कि अगर चालीसा ग्रुप अपनी पावर बढ़ा लेगा तो किंग की जगह पे खुद अपने आप को स्टेब्लिश कर सकता है। किंगशिप जो रहती है यानी किंग बनने की जो प्रोसेस रहेगा उसको हो सकता है वो खत्म कर दे। तो इस वजह से उसने सोचा कि चालीसा ग्रुप को जो है खत्म कर दिया जाए या इसकी पावर को कम से कम कर दिया जाए। तो वो देखिए क्या करता है, ही ब्रोक द पावर ऑफ चालीसा एंड रीस्टोर द प्रेस्टीज ऑफ द क्राउन। ठीक है, क्राउन जिस तरीके से चालीसा के अंडर में आकर के काम करने लग गई थी, तो वो दोबारा से चालीसा ग्रुप की पावर को खत्म करता है और प्रेस्टीज स्थापित करता है दोबारा से अपने क्राउन की। ठीक है, दोबारा से किंग को एक पावरफुल पोजीशन प्रोवाइड कराता है। टू कीप हिमसेल्फ वेल इन्फॉर्म्ड बलबन अपॉइंटेड स्पाइस। स्पाइस कौन? जासूस जो लोग होते थे। तो उसने जो है जासूस का पूरा सिस्टम बनाया, एस्पियोनेज बनाया पूरा। तो वेल इन्फॉर्म्ड रहने के लिए कि भाई कहीं पे उसके खिलाफ कोई साजिश तो नहीं हो रही है, इस तरीके की जो बातें होती हैं उन सबको जानने के लिए उसने एस्पियोनेज बनाया था। ही इस्टेब्लिश मिलिट्री डिपार्टमेंट। तो एक प्रॉपर मिलिट्री डिपार्टमेंट भी इसके द्वारा इस्टेब्लिश कराया गया जिसका नाम था दीवाने आरिज। कहीं कहीं पे दीवाने आरिज भी लिखा रहता है। ठीक है, ARIZ। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, द पर्शियन कोर्ट मॉडल इन्फ्लुएंस्ड बलबन्स कंसेप्शन ऑफ किंगशिप। ठीक है, तो इसका जो मॉडल था वो पर्शियन मॉडल था, पर्शियन कोर्ट मॉडल, जहाँ पे कि किंग को ही एक तरीके से गॉड शैडो माना जाता है। ठीक है, जिले लाही। तो देखिए यहाँ पे ही टूक अप द टाइटल ऑफ जिले लाही, शैडो ऑफ गॉड। ठीक है,
तो इसको यहाँ पे जिल्ली लाही इसने अपने आप को जो है एक टाइटल दिया था, शैडो ऑफ गॉड। ही इंट्रोड्यूस्ड सिजदा एंड पाइबोस। सिजदा यानी होता था कि सिजदा मतलब झुक करके किसिंग द फीट ऑफ मोनार्क, ठीक है। पाइबोस और सिजदा ये दोनों जो हैं सिस्टम इसने इंट्रोड्यूस किए थे सैल्यूटेशन के, ठीक है। ही इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी क्या है? ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी का मतलब है कि जो भी किंग को अपोज करेगा, जो भी उसका विरोध करेगा, तो उसको जो है मार दिया जाएगा, उसको डेथ पेनाल्टी दी जाती थी। तो ये ब्लड एंड आयरन की उसने पॉलिसी स्टार्ट की थी। नेक्स्ट आता है लास्ट रूलर कैकुबाद 1287 टू 90। होता ये है कि जब इसकी डेथ हो जाती है गयासुद्दीन बलबन की, गयासुद्दीन बलबन की डेथ हो जाने के बाद एक हम बोल सकते हैं कि दीवान था एक, उसका नाम था फकरुद्दीन। तो फकरुद्दीन ने क्या किया, उसने इसके ग्रैंडसन यानी बलबन के ग्रैंडसन, उसका नाम था कैकुबाद, उसको वो थ्रोन पे बिठाता है, उसको वो राजा बनाता है। लेकिन कैकुबाद कोई पावरफुल रूलर नहीं होता है, तो इस वजह से खिलजी फैमिली जो कि जिसके रूलर्स ये अलाउद्दीन खिलजी वगैरह हैं, तो खिलजी फैमिली के द्वारा इसको मर्डर कर दिया जाता है, इसका कैकुबाद का। करता कौन है? वही गयासुद्दीन खिलजी रहता है। तो उसके द्वारा मर्डर करने के बाद फिर नई डायनेस्टी यानी खिलजी डायनेस्टी की स्टार्टिंग हो जाती है। सो हम नेक्स्ट डायनेस्टी पढ़ते हैं, खिलजी डायनेस्टी। टेन्योर इसका रहेगा 1290 टू 1320, टोटल 30 इयर्स। टोटल 30 इयर्स इसकी टेन्योर रहेगा। इसमें 4 रूलर्स मेन माने जाते हैं। जलालुद्दीन खिलजी 1290 टू 96, जलालुद्दीन खिलजी 1290 टू 96, अलाउद्दीन खिलजी 1296 टू 1316। नेक्स्ट आता है मुबारक खान 1316 टू 1320 एंड नेक्स्ट आता है खुसरो खान 1320। खुसरो खान हम अमीर खुसरो को ना मान लें, ये दूसरा खुसरो है। कई सारे नाम हिस्ट्री में बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उनको ज़रा हमें ध्यान रखने की है, क्योंकि फ़खरुद्दीन एक यहाँ पे नाम आया दीवान का, फ़खरुद्दीन जोना भी नाम आएगा। फ़खरुद्दीन कई सारे फ़खरुद्दीन हैं, तो इस वजह से इसका नाम हमें ध्यान रखना रहेगा, कई बार नाम रिपीट कर देंगे हिस्ट्री में। नेक्स्ट पार्ट आता है, हम पढ़ते हैं फर्स्ट रूलर को, जो कि है जलालुद्दीन खिलजी 1290 टू 96। कुछ खास नहीं, इसने बस कैकुबाद को मारा था, मर्डर किया था, एंड देन इसने फाउंड किया था खिलजी डायनेस्टी को। तो जलालुद्दीन खिलजी फाउंडेड द खिलजी डायनेस्टी। नेक्स्ट रूलर है अलाउद्दीन खिलजी 1296 टू 1316, इसका टेन्योर रहेगा। इसका टेन्योर पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ही वॉज नेफ्यू एंड सन इन लॉ ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। तो वो नेफ्यू होता है और साथ ही साथ सन इन लॉ भी रहेगा जलालुद्दीन खिलजी का। वो अलाउद्दीन खिलजी किल्ड हिम, वो उसको जो है हमने मूवी में भी देखा हुआ है, पद्मावती में, उसमें भी यही होता है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, वो जलालुद्दीन खिलजी को मार देता है। मारने के बाद वो सक्सीड करता है थ्रोन को 1296 में। 1296 में थ्रोन पे बैठने के बाद उसकी कई सारी पॉलिसीज आती हैं। उसका मेन जो रहता है वो कहता है कि किंगशिप नोज नो किनशिप, किनशिप और रिलेशन। तो किंगशिप, अगर राजा रहना है तो किसी भी तरीके के रिलेशन को भूलना रहेगा, ठीक है। तो किसी तरीके का धर्म जाति का एंगल नहीं देख सकता राजा, उसको सिर्फ और सिर्फ डोमिनियन और अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी से ही मतलब रहेगा। तो किंगशिप नोज नो किनशिप, ये इसका एक पॉलिसी था। ही वॉज द फर्स्ट तुर्की सुल्तान ऑफ दिल्ली हु सेपरेटेड रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स, ठीक है। तो उसने पहला सुल्तान था जो कि पॉलिटिक्स में रिलीजन को इंटरफियर नहीं करने देता था। नेक्स्ट आता है इसका अलाउद्दीन एम्पेरियलिज्म। हम देखते हैं कि अलाउद्दीन ने कौन कौन सी चीज जगह कौन कौन से डोमिनियन को जीता था। वैसे तो काफ़ी सारे डोमिनियन जीते थे, लेकिन यहाँ पे मेन हम देखते हैं अलाउद्दीन एनेक्स्ड गुजरात 1298। 1298 में गुजरात को अनेक्स करता है 96 में इस्टेब्लिश करने के बाद अपने आप को एज किंग। 1298 में गुजरात को अनेक्स करता है, रणथंबोर को 1301 में, मेवाड़ को 1303 में, मालवा 1305 एंड जलोर 1311, ठीक है। और ये तो सभी मतलब, अब साउथ के पार्ट में यानी दक्कन साइड में अलाउद्दीन अपनी आर्मी को भेजता है मलिक कफूर के साथ। तो मलिक कफूर उसको हेड कर रहा होता है। मलिक कफूर भी हमने देखा है पद्मावती में। तो मलिक कफूर उसको हेड कर रहा होता है, उसकी पूरी ट्रूप को, और वो डिफीट करता है रामचंद्र। रामचंद्र यादव रूलर थे, यादव रूलर थे देवगिरी के, जिसको दौलताबाद भी कहते हैं। दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक के स्टोरी में भी ये पार्ट दौलताबाद का आएगा थोड़ा सा, क्योंकि उसने अपनी कैपिटल को ट्रांसफर किया था, दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो देवगिरी का रूलर था यादव रूलर रामचंद्र, उसको हराता है
मलिक कफूर। नेक्स्ट प्रताप रुद्रदेव को हराता है, जो कि काकतीय रूलर होते हैं वरंगल के। नेक्स्ट वीर बल्लाल थ्री को हराता है, होयसला रूलर ऑफ द्वार समुद्र। एंड नेक्स्ट वीर पांड्या, पांड्या रूलर ऑफ मदुरई। ठीक है, तो ये साउथ के जो पार्ट रहते हैं उसको ये जीतता है अलाउद्दीन आर्मी के साथ मलिक कफूर। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स अलाउद्दीन खिलजी का पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज को आगे के कई रूलर्स ने भी माना है। एडमिनिस्ट्रेटिव इवन अकबर तक में भी इसके काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज को यूज़ किया गया है अकबर के भी टेन्योर में। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, तो इसने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए थे। उसमें क्या क्या चीज़ें थी? पहला रिफॉर्म था इन ऑर्डर टू अवॉइड द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय द नोबल्स। ठीक है, तो नोबल्स जो जिस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, वो किंग को एक तरीके से दबाना चाहते थे, अपनी बातें मनवाना चाहते थे, तो उनकी जो प्रॉब्लम्स थी उसको रोकने के लिए अलाउद्दीन 4 ऑर्डिनेंसेस, 4 अध्यादेश पास करता है। ठीक है, उन 4 अध्यादेशों में बात होती है कॉन्फिस्केशन ऑफ रिलीजियस एंडोमेंट्स। जो भी रिलीजियस एंडोमेंट्स यानी रिलीजन के नाम पे जिस तरीके के ग्रांट्स, फ्री ग्रांट्स ऑफ लैंड या किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी या पैसे वगैरह दिए जाते थे, तो उनको रोक देता है, उनको जब्त कर लेता है, उनको मतलब छीन लेता है। ठीक है, एक तरीके से उसको सीज कर दिया जाता है, कन्फिस्केशन हो जाता है। नेक्स्ट, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पाइस सिस्टम जो कि बलबन के द्वारा स्टेब्लिश किया गया था, उसको रीऑर्गेनाइज करता है। नेक्स्ट, प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ वाइन। वाइन का यूज जो है प्रोहिबिट कर देता है, क्योंकि वाइन एक तरीके से हम जानते हैं वाइन का यूज तो मना ही रहता है ऑब्वियसली, क्योंकि वाइन जो है किसी भी तरीके का काम नहीं करने देती। जो इस तरीके की लत में पड़ जाते हैं वो प्रॉपर किंगशिप नहीं कर सकते, वो बढ़िया से अपना काम स्टेब्लिश नहीं कर सकते। और ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि कोई भी पर्सन किसी तरीके का लेजीनेस दिखाए या किसी भी तरीके की गड़बड़ करे, तो इस वजह से ही प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ वाइन। फोर्थ, नोबल्स शुड नॉट हैव सोशल गैदरिंग। मेन इसका मकसद तो नोबल्स को रोकना ही था। तो होता क्या है कि अगर लोग सोशल गैदरिंग करेंगे, आपस में शादी वादी करने लगेंगे, तो फिर इससे उनकी पावर बढ़ती है ना, मैट्रिमोनियल अफेयर्स से इनकी पावर बढ़ती है। तो उसने क्या किया कि सोशल गैदरिंग को रोक दिया, और उसने बोला कि इंटर मैरी नहीं कर सकते, यानी आपस में शादी नहीं कर सकते विदाउट हिज परमिशन, जब तक उसकी परमिशन ना मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट इसका आता है ही इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ दाग। होता है क्या कि जब युद्ध वगैरह में जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि कौन सी आर्मी किसकी है। अगर सबके सब बिना किसी, उनके पास कुछ पर्टिकुलर ड्रेस न रहे, उनके पास कोई पर्टिकुलर ब्रांडिंग के हॉर्स न रहे, तो उससे मालूम नहीं पड़ेगा कि कौन सा किस मतलब किस किंग के साथ लड़ रहा है। ठीक है, कौन सा साइड का फाइटर है, कौन सा साइड का सोल्जर है। तो इससे काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती थी, और अपने ही लोग अपने ही सोल्जर्स को मार सकते थे। तो इसके लिए इसने जो है कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इसने क्या सिस्टम किया, इसने दाग सिस्टम को स्टेब्लिश इंट्रोड्यूस किया। दाग क्या होता है? ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स। तो हॉर्स पे ब्रांडिंग की जाती थी, यानी उन पे एक तरीके से हम बोले तो मोहर लगाई जाती थी कि ये जो है हमारा घोड़ा है। तो उस घोड़े को देख करके ही पता चल जाता था कि ये कौन से साइड का घोड़ा है, किस तरफ से ये इसको लड़ने के लिए यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है चेहरा सिस्टम। चेहरा क्या है? चेहरा हमने भी देखा है होगा मूवीज वगैरह में, कि जो मुकुट लगाते थे उस पर कुछ आगे की ओर ढका सा रहता था, तो उसमें उससे ये पता चल जाता था कि ये कौन से पार्टी का फाइटर है, सोल्जर है, कौन से साइड का सोल्जर है। ठीक है, तो चेहरा एक डिस्क्रिप्टिव रोल देता है सोल्जर्स को। तो इस तरीके के 2 सिस्टम यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए थे उसके द्वारा, तो दाग प्रथा और चेहरा प्रथा कहते हैं उसे। नेक्स्ट आता है द पोस्ट ऑफ स्पेशल ऑफिसर कॉल्ड मुश्तक राज। मुश्तक राज एक पोस्ट हुआ करती थी जो कि क्रिएट कर की गई थी कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू के लिए। ठीक है, तो रेवेन्यू जितने भी आएंगे उसको कलेक्ट करने के लिए मुश्तक राज नाम की एक पोस्ट क्रिएट की गई थी। ही साउट टू फिक्स कॉस्ट ऑफ ऑल कमोडिटीज। तो वो चाहता था कि सभी कमोडिटीज की कॉस्ट जो है फिक्स कर दी जाए। तो सभी कमोडिटीज की कॉस्ट उसने अपने हिसाब से फिक्स किया हुआ था। तो फॉर द पर्पस ही सेटअप 3 मार्केट्स। इस चीज के लिए 3 मार्केट को स्टैब्लिश किया गया था दिल्ली में। पहला मार्केट था फूड ग्रेन से रिलेटेड। पहला मार्केट फूड ग्रेन से रिलेटेड था। दूसरा मार्केट उसमें जो है कॉस्टली क्लोथ, और तीसरे मार्केट में हॉर्स स्लेव्स वगैरह बेचे जाते थे। तो इस तरीके से मार्केट्स को और मार्केट्स को इस्टेब्लिश करके उसने जो है कॉस्ट सभी तरीके की कमोडिटीज़ की, पर्टिकुलर टाइप ऑफ कमोडिटीज़ की कॉस्ट उसने फिक्स करने की कोशिश की थी। इससे भी किसी भी तरीके की धोखेबाजी नहीं हो सकती थी, है ना। कोई भी शॉपकीपर किसी तरीके की धोखेबाजी नहीं कर सकता था।
तो ईच मार्केट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ अ हाई ऑफिसर कॉल्ड शाहना, ठीक है, तो शाहना ही मंडी कहते हैं उसे। तो ह- इस पूरे मार्केट को, पूरे इस एक एक मार्केट को एक बड़ा ऑफिसर डील करता था, हमेशा उसके कंट्रोल में रहते थे मार्केट्स। उसका नाम था शाहना, उसको उसके पोस्ट को शाहना बोला जाता था। who maintains the register of merchants and strictly control the shopkeepers and the prices। और जो मार्केट पर प्रॉपर उसके चेकिंग वगैरह के लिए जाया करते थे, तो उसमें यही एक शाना का नाम मैंने लिया ही था, तो ये शाना ही मंडी और दूसरा था दीवान रियासत, ठीक है। तो दीवान एक पोस्ट होती है जो इस तरीके के कलेक्शन वलेक्शन के काम करती है। रियासत इन द सेंस डोमिनियन, जो उसका पूरा डोमिनियन था, पार्ट था रूलिंग का। तो उसका जो दीवान था, यानी दीवान रियासत एंड शान मंडी, दो पोस्ट को इस्टेब्लिश किया गया था, दो पोस्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था पूरी मंडी यानी पूरे जो मार्केट था उसके देख रेख के लिए। नेक्स्ट आता है इसके कंस्ट्रक्शंस। तो इसने भी कुछ कंस्ट्रक्शन किए हैं, जैसे अलाई फोर्ट, अलाई फोर्ट का कंस्ट्रक्शन किया है। अलाई दरवाजा, ये दरवाजा है जब हम कुतुब मीनार में जाते हैं तो वहाँ पे इंट्रेंस गेट जो था वो अलाई दरवाजा है, ठीक है। और पैलेस ऑफ थाउजेंड पिलर्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हजार सूतन का महल, ये कई बार पूछा जा चुका है कि हु कंस्ट्रक्टेड हजार सूतन का महल, तो हमें पता होना चाहिए अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट आता है अमीर खुसरो, खुसरो खान नहीं, ठीक है, अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो इसके टाइम के कोर्ट पोएट थे, अमीर खुसरो। इन 1316 आफ्टर डेथ ऑफ अलाउद्दीन, अलाउद्दीन की डेथ होती है उस टाइम, मलिक कफूर तो रहते हैं, मलिक कफूर को हजार दिनारी, यानी उसकी एक तरह से बोले तो पेमेंट हजार दिनार उसको दिया जाता था, इस वजह से उसको हजार दिनारी भी कहते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा पेमेंट थी उस टाइम की। तो हजार दिनारी कहते हैं। उसने जो है थ्रोन को सीज कर लिया, और अलाउद्दीन का जो बड़ा लड़का था, अलाउद्दीन का बड़े लड़के यानी मुबारक खान, मुबारक खान को जेल में डाल देता है, और शिहाबुद्दीन अपने मरने से पहले, है ना, मलिक कफूर अपने मरने से पहले शिहाबुद्दीन जो कि 6 साल का था उस टाइम, प्रिंस वो, उसको नॉमिनेट करता है एज किंग, और मुबारक खान को पहले ही वो जेल में डाल देता है। तो कफूर जो लॉयलिस्ट लोग होते हैं उस रॉयल फैमिली के, यानी खिलजी फैमिली के, तो वो लोग इस चीज़ को देख करके उनको पसंद नहीं आती है बात, और वो फिर मलिक कफूर को मर्डर कर देते हैं, मलिक कफूर का। नेक्स्ट आता है मुबारक खान, मुबारक खान वही जो बड़ा लड़का था, वो उसको एक्चुअली बिठाया तो जाता है शिहाबुद्दीन को, लेकिन मुबारक खान फिर बाद में छूट जाता है और उसके बाद उसको मर्डर कर देता है शिहाबुद्दीन का। होता ये है, आफ्टर डेथ ऑफ कफूर, आफ्टर डेथ ऑफ कफूर, मुबारक खान वाज फ्रीड फ्रॉम प्रिजन एंड वर्कड एज रेजेंट फॉर शिहाबुद्दीन, ठीक है। तो शिहाबुद्दीन के रिजेंट के तौर पे काम करता है, क्योंकि 6 साल का लड़का क्या ही रूल करेगा, तो उसकी जगह पे एज रिजेंट काम कर रहा होता है, जैसे अकबर के टाइम में बहरम खान रूल कर रहे होते हैं, है ना, बहरम खान। अच्छा, तो ही कैप्चर्ड द थ्रोन एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी ही गॉट, तो पहली अपॉर्चुनिटी जैसे ही उसको मिलती है तो वो कैप्चर कर लेता है थ्रोन को, लेकिन उसकी प्रॉब्लम रहती है, वो काफ़ी डिबॉशरी रहता है, यानी कि व्यसन में नशे वगैरह में काफ़ी धुत रहता है, अलग अलग तरीके की गलत एक्टिविटीज़ उसकी चल रही होती हैं, तो रूलिंग में उसका कोई खास मन नहीं लगता है, वो सिर्फ उस चीज़ को भोग विलास में ही लगा रहता है। तो एंड कुड नॉट गिव अप हिज डिसिपेटेड लाइफस्टाइल, तो इस तरीके की जो लाइफस्टाइल है उसको वो छोड़ भी नहीं पाता है। तो अगर इस तरीके का रहेगा तो किस तरीके कैसा रूलर रहेगा, तो आसपास के जो अटैकर्स होते थे वो आसानी से अटैक कर सकते थे, इस चीज़ का डर हमेशा रहता है। तो वो क्या करते हैं, ही अवॉर्डेड हिज लवर मुबारक हसन, मुबारक हसन एक्चुअली एक हिंदू पर्सन था, एक लड़ाई में इसको उठा लिया गया था मुबारक हसन को। तो मुबारक हसन का मतलब उसका नाम चेंज करके मुबारक हसन रखा गया था, और इसको वो अपनी आर्मी और पैलेस गार्ड्स का कंट्रोल दे देता है पूरा। धीरे धीरे वो कंट्रोल, वो पूरा का पूरा कंट्रोल उसके हाथ में आ जाता है, मुबारक हसन के हाथ में, और वो अपने आप को टाइटल देता है खुसरो खान का, है ना, मतलब खुसरो खान का टाइटल उसको पहले ही मुबारक खान दे चुका है, तो खुसरो खान का टाइटल देता है, और बाद में वो सुल्तान को मार देता है, ठीक है। सुल्तान को मारने के बाद वो एज्यूम करता है टाइटल एज नसीरुद्दीन, नॉट नसीरुद्दीन महमूद, नसीरुद्दीन महमूद वो पहला स्लेव डायनेस्टी का रूलर था। नसीरुद्दीन अपने आप को टाइटल देता है, और 1320 में वो फिर रूल करने लगता है। तो 1320 में ही वो अपने आप को एज किंग इस्टेब्लिश करता है, लेकिन 1320 में ही उसकी फिर आगे मर्डर भी हो जाता है, ठीक है। तो एज खुसरो खान वो इस्टेब्लिश हुआ यहाँ पे नसीरुद्दीन के नाम से। तो खुसरो खान वाज किल्ड बाय गाजी मलिक, गाजी मलिक कौन है, गाजी मलिक तुगलक डायनेस्टी का पहला, गयासुद्दीन तुगलक जो है वो गाजी मलिक है, गवर्नर ऑफ दीपालपुर।
He tried to oppose a rebellion of Ghazi Malik and his son Fakhruddin Jona. Fakhruddin Jona यानी मोहम्मद बिन तुगलक, उसका नाम फखरुद्दीन जौना भी है, उलुग खान भी उसको कहते हैं. This brought the end of Khilji dynasty and established the Tughlaq dynasty on the throne of Delhi. तो इस तरीके से खिलजी डायनेस्टी का एंड हो जाता है. नेक्स्ट आती है तुगलक डायनेस्टी. तुगलक डायनेस्टी 1320 टू 1414, ठीक है, 1320 से 1414 तक. तो टोटल ये 84 साल, सॉरी 94 ईयर्स तक रहती है. अब इसमें क्या है, इसमें रूलर्स कौन कौन से? गयासुद्दीन तुगलक 1320 टू 25, गयासुद्दीन तुगलक 1320 टू 25, 5 साल. मोहम्मद बिन तुगलक 1325 टू 51, एंड देन फिरोज शाह तुगलक 1351 टू 88. तो उसके बाद भी रूलर्स रहते हैं फिरोज शाह तुगलक के बाद भी, लेकिन वो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके लिए उसको यहाँ पे नहीं लिया गया है. अच्छा, तो हम देखते हैं पहला जो गयासुद्दीन तुगलक 1320 टू 25. खुसरो खान जो कि लास्ट रूलर था, लास्ट किंग था खिलजी डायनेस्टी का, उसको मर्डर करने के बाद गाजी मलिक यहाँ पे रूल करना शुरू करता है और अपने आप को टाइटल देता है गयासुद्दीन तुगलक का, ठीक है. हिज सन फखरुद्दीन जोना, दैट इज आल्सो नोन एज उलूग खान, एंड बाद में वो अपने आप को टाइटल देता है मोहम्मद बिन तुगलक का, ठीक है. तो वो रूल करने लगता है. हम देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है. मोहम्मद बिन तुगलक जो है 1325 टू 51 रूल करता है. ही असेंडेड द थ्रोन इन 1325. 1325 उसके फादर की डेथ के बाद वो असेंड करता है थ्रोन को. ही ट्राइड टू इंट्रोड्यूस मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स. इसने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स तो किए, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो है गड़बड़ हो गई उसमें. तो इसके सभी जो प्रोजेक्ट्स थे वो खराब हो गए, गलत हो गए, और इस वजह से इसको काफ़ी सारे प्रोटेस्ट का, काफ़ी उसको अपोज का सामना करना पड़ता है. काफ़ी लोग इसके अगेंस्ट हो गए थे और काफ़ी सारी जो पार्ट थे देश के उसको इससे छुड़ा लिया गया था, ठीक है. तो होता क्या है, इसी वजह से इसको पागल राजा भी कहते हैं, मतलब इतिहास में. तो टैक्सेशन इन दुआब, इसके 5 एम्बिशियस प्रोजेक्ट थे, 5 एम्बिशियस प्रोजेक्ट जो कि एक्चुअली डिबेटेबल हैं. वो कौन कौन से हैं हम ज़रा देखते हैं. टैक्सेशन इन दुआब. दुआब, दुआब से क्या समझते हैं हम? 2 4 2 यानी 2 एंड आब मतलब नदियाँ, तो 2 नदियों के बीच का जो पार्ट रहता है उसको दुआब बोलते हैं इन द ज्योग्राफी, ठीक है. तो यहाँ पे कौन से 2 नदियों की बात की जा रही है? यहाँ पे गंगा एंड यमुना की बात की जा रही है, क्योंकि नॉर्थ पार्ट की हम बात कर रहे हैं. नॉर्थ पार्ट में गंगा एंड यमुना मेन नदियाँ मानी जाती हैं. 1326 में टैक्सेशन करता है ये, यानी ऑलरेडी जो टैक्स लगे हुए थे उसको और बढ़ा देता है. हम पढ़ते हैं यहाँ पे, द सुल्तान मेड एन इल एडवाइज्ड फाइनेंशियल एक्सपेरिमेंट इन द दुआब बिटवीन द गंगेज एंड यमुना. He not only increased the rate of taxation but also revived and created some addition अववाब्स और सेसेस. अववाब या सेसेस भी एक तरीके के टैक्स हैं, तो उनको सिर्फ बढ़ाते ही नहीं है बल्कि ये एक एडिशनल टैक्स जो अववाब और सेसेस बोला जाता था उसको अप्लाई कर देता है. Although the share of the state remained as in time of अलाउद्दीन, जो शेयर अलाउद्दीन के टाइम में एक चीज ये हुई थी कि शेयर्स दिए गए थे लोगों को उनके अकॉर्डिंग कि वो कितना कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब उनका जितना भी फील्ड था, उनका जितना खेत वगैरह हुआ करता था, तो उस शेयर के अकॉर्डिंग टैक्स फिक्स किए गए थे कि इसको इतना टैक्स देना पड़ेगा. तो इस तरीके से शेयर तो फिक्स है, टैक्स फिक्स है, लेकिन जो शेयर ऑफ स्टेट था, कि जो लैंड की उसके पार्ट थे वो फिक्स्ड था, लेकिन टैक्स को बढ़ा दिया गया था. तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है. इट वाज फिक्स्ड आर्बिट्रेरी नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल प्रोड्यूस. फिक्स्ड है यहाँ पे, सॉरी फिक्स्ड लिख दिया. तो फिक्स्ड आर्बिट्रेरी नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल प्रोड्यूस, ठीक है. तो एक्चुअल प्रोड्यूस पे मतलब नहीं थी. प्राइसेस वर आल्सो फिक्स्ड आर्टिफिशियली फॉर कवरिंग द प्रोड्यूस इनटू मनी, ठीक है. तो मनी में जो है टैक्स देना पड़ता है. इट इज सेड दैट द इंक्रीज वाज 20 फोल्ड. 20 फोल्ड यानी 20 गुना एक तरीके से. तो 20 गुना हम समझ सकते हैं कितना ज़्यादा होता है. तो 20 फोल्ड एंड टू दिस वर एडेड घड़ी और हाउस टैक्स. घड़ी, घड़ी यानी कि घर का जो टैक्स, हाउस टैक्स जो होता था वो, और चराई, चराई यानी कि चारने के लिए जो जानवर वगैरह को लिया जाता था उस पर भी टैक्स लगते थे. चराही यानी पास्चर टैक्स, तो इसको भी इंट्रोड्यूस किया था. द सुल्तान क्रिएटेड अ न्यू डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉल्ड दीवानी कोही, ठीक है. तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एक स्टैब्लिश किया था जिसका नाम था दीवानी कोही. द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस डिपार्टमेंट, इसका मेन ऑब्जेक्टिव, मेन उद्देश्य क्या था? बिल्कुल क्या रहेगा? मोर लैंड अंडर कल्टिवेशन बाय गिविंग डायरेक्ट हेल्प टू पीजेंट्स. डायरेक्ट हेल्प पीजेंट को देने का भी मतलब ये है कि
जितना ज़्यादा वो लोग उगा सकेंगे, जितना ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे, उतना ही ज़्यादा टैक्स पेमेंट कर पाएंगे, इसीलिए उनकी थोड़ी सी हेल्प भी कर देता था। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ क्योंकि टैक्स बढ़ गए, लोग दे नहीं सकते थे, तो उन्होंने इसका विद्रो कर दिया। नेक्स्ट जो इसका डिसीजन आया वो था ट्रांसफर ऑफ कैपिटल। मैंने ऊपर भी इसकी बात की थी, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल की। देवगिरी रामचंद्र वाला है ना, या तो रूलर ऑफ देवगिरी। तो देवगिरी को ही दौलताबाद भी कहते हैं। तो उसने क्या किया, 1327 में ही ट्रांसफर द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, देवगिरी। क्यों? क्योंकि वो ऐसा मानता था कि नॉर्थ इंडिया का पार्ट कंट्रोल तो कर सकते हैं, तो वो साउथ इंडिया का पार्ट भी कंट्रोल करना चाहता था। इसके लिए देवगिरी में इस्टेब्लिश किया गया उसके कैपिटल को। बट ही सून रियलाइज्ड दैट एज ही कुड नॉट एडमिनिस्टर प्रॉपर्ली द साउथ इंडिया, तो ही कुड नॉट एडमिनिस्टर प्रॉपर्ली साउथ इंडिया। जिस तरीके से उसके दिमाग में ये बात आई कि जिस तरीके से दिल्ली में बैठकर साउथ इंडिया को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, उसी तरह से साउथर्न पार्ट यानी देवगिरी या दौलताबाद में बैठ के दिल्ली, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट था उस टाइम देश का और अभी भी है वैसे तो उसको भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो इस वजह से ये वापस दिल्ली शिफ्ट कर देता है। और शिफ्ट करने में उतनी दूर से इधर उधर जाने में इतनी सारी सेना और लोगों को भी ले जाना पड़ा था, तो इसमें काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी, काफ़ी बर्डन आया था। उसकी वजह से भी विद्रोह का शुरू होता है। थर्ड पॉइंट आता है इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी। इसने टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस किया था 1329 में। ही डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस ब्रॉन्ज कॉइन्स। तो ब्रॉन्ज कॉइन्स को इंट्रोड्यूस करने लगा क्योंकि पहले सिल्वर एंड कॉपर के कॉइन्स चल रहे थे। तो ब्रॉन्ज कॉइन को इंट्रोड्यूस करता है विच वर हैव टू सेम वैल्यू एज द सिल्वर कॉइन्स, और ये कहता है कि उनकी सेम वैल्यू रहेगी जैसे कि सिल्वर कॉइन की है। which were have to same value as the silver coins। अब अगर ब्रॉन्ज की वैल्यू सेम सिल्वर कॉइन की तरह कर दी जाएगी, तो ब्रॉन्ज के मटेरियल्स अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स बना करके बेचे जा सकते थे। तो बेचे जाने का मतलब सिल्वर कॉइन्स, सिल्वर के जो प्रोडक्ट्स होंगे उतनी उसकी वैल्यूएशन हो जाएगी। इस तरह से सिल्वर का जो दाम रहेगा वो घटने लगेगा, यानी जो इकोनॉमिक पूरी कंडीशन रहेगी वो गिरना शुरू हो जाती है। तो मोहम्मद बिन तुगलक might have been successful if he could prevent people from forging the new coins, है ना। अगर नए कॉइन्स उससे, क्योंकि ब्रॉन्ज लगभग सबके पास ही हुआ करता, तो उससे आसानी से नए नए कॉइन्स बना लेते थे लोग खुद ही। तो अगर वो उनको रोक पाता बनाने से, तो ये पॉलिसी काम कर जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो he was not able to do so, and soon the new coins began to be greatly devalued in markets। तो क्योंकि अभी कॉइन बढ़ जाते हैं, तो कॉइन बढ़ने से जो है इकोनॉमिक्स पर काफ़ी असर पड़ा। तो फाइनली मोहम्मद बिन तुगलक डिसाइडेड टू विदड्रॉ द टोकन करेंसी। अब हुआ क्या कि अगर 20 टोकन करेंसीज उसने मार्केट में सप्लाई की हैं, 20 टोकन करेंसीज, लेकिन अब बनाए कितने गए, बनाने की वजह से 5 टोकन करेंसीज हम मान लेते हैं कि एक्स्ट्रा बना दिए गए। तो अब टोटल 25 करेंसीज हो गई। जब वो वापस टोकन करेंसीज को वापस लेगा, तो उसे सिल्वर कॉइन्स उसकी जगह चेंज करने पड़ेंगे। तो उसने मार्केट में सप्लाई किया था 20 कॉइन्स, लेकिन उसको वापस लेने पड़ रहे हैं 25 कॉइन्स। तो इस तरीके से 5 कॉइन्स का और उसको नुकसान हो रहा है। पहले ही काफ़ी नुकसान हो चुका था, लेकिन इस तरीके से भी एक पार्ट आता है नुकसान होने का। तो इस बर्डन को झेल नहीं पाते हैं और इसका विद्रोह हो जाता है। नेक्स्ट आता है फोर्थ पॉइंट, खुरासान एक्सपेडिशन। खुरासान एक्सपेडिशन, कुछ लोग खुरासन से आकर के यहाँ पे इसकी शरण लेते हैं, यहाँ पे आकर के रहने लगते हैं, इमिग्रेंट्स हो जाते हैं। तो वो कहते हैं ही उनका एक विजन रहता है, उनको मतलब वो कहते हैं कि खुरासन पर भी एक्सपेडिशन की जाए, उसको जीत जाया जाए, तो वो भी हमारे इंडिया का एक पार्ट बन जाएगा, डोमिनियन का एक पार्ट बन जाएगा। तो उसका एक विजन आता है कि यूनिवर्सल कॉन्क्वेस्ट का, जिस तरह से सिकंदर वगैरह का था, तो उसका भी यूनिवर्सल कॉन्क्वेस्ट आता है। ही डिसाइडेड टू कनकर खुरासन एंड इराक एंड मोबिलाइज्ड अ ह्यूज आर्मी फॉर द पर्पस। तो इसके लिए उसने बहुत बड़ी आर्मी तैयार की। बहुत बड़ी आर्मी तैयार होने के बाद में पता चलता है कि खुरासान का एक्सपेडिशन उसको रद्द करना पड़ेगा, खराब करना मतलब उसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि वहाँ पे कुछ प्रॉपर इस्टेब्लिशमेंट नहीं हो सकती थी किंगशिप की, तो इस वजह से इस प्रोजेक्ट को जो है अबेंडन करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। और इतनी बड़ी आर्मी जो तैयार की गई थी, उनके खाने पीने का और भी सारा जो बर्डन था वो काफ़ी बढ़ गया था। अब होता क्या है कि उसने सोचा जब आर्मी बना ही ली है, तो कहीं पे ना कहीं पे अटैक कर ही दिया जाए। तो उसने कराची एक्सपेडिशन में अटैक करता है 1330 में। कराची एक्सपेडिशन यानी कुमाऊँ हिल्स, हिमालय के पास, ये चाइनीज इनकर्शंस होते हैं वहाँ पे, मतलब हमेशा चाइनीज इनकर्शंस होते रहते हैं। तो
उनको हराने के लिए वहाँ पे एक्सपेडिशन करता है। उस टाइम ठंड का टाइम चल रहा था और ठंड में लड़ने की उस टाइम सोल्जर्स को आदत नहीं थी। तो होता क्या है कि वो सारी आर्मी को वहाँ पे भेज देता है और साफ साफ कहा क्या होता है उस आर्मी से कि किसी भी तरीके से चाहे डेथ क्यों ना हो जाए लेकिन बिना जीते या ऐसे वापस नहीं आना है। तो वहाँ पे जाते हैं लेकिन बर्फबारी होने लगती है। गर्मी जब तक पार्ट रहता है जब तक तो ठीक है, लेकिन ठंड के टाइम में वहाँ पे बर्फबारी होने लगती है और आर्मी वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती। तो लगभग आर्मी की वहाँ पे डेथ हो जाती है। कुछ जो थोड़े बहुत बचे होते हैं वो वापस आ जाते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी बर्डन वहाँ पे बढ़ जाता है, इकोनॉमिक कंडीशंस डाउन हो जाती हैं और ये सारे जो 5 इसके पार्ट थे, 5 इसके ऑब्जेक्टिव थे, वो सभी खत्म हो जाते हैं। और इसी का रीज़न है कि ही हैज़ 5 प्रोजेक्ट्स लेड टू रिवॉल्व्स। हिज लास्ट डेज वर स्पेंट इन चेकिंग द रिवॉल्व्स, ऑल टुगेदर 36 रिवॉल्व्स इन 25 ईयर्स। टोटल 36 रिवॉल्व्स 25 साल के उसके टेन्योर में टोटल 36 रिवॉल्व्स होते हैं। ही डाइड इन थत्ता। थत्ता एक प्लेस है पाकिस्तान में इस टाइम, वहाँ पे इसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट रूलर आता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जिसके नाम पे फिरोज शाह कोटला स्टेडियम वगैरह हैं। तो फिरोज शाह कोटला जो जगह है वो भी इसी ने इस्टेब्लिश कराई थी, इसी ने बनाया था। तो फर्स्ट इसका पार्ट आता है, ही वॉज अ कज़न ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। ये मोहम्मद बिन तुगलक का कज़न रहता है। अब क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर चुका था मोहम्मद बिन तुगलक, तो उसको भी खत्म करना था, उसको बराबर करना था। तो इसके लिए क्या करता है, ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ट्राइंग टू अपीज द नोबिलिटी। नोबिलिटी कौन, वो चालीसा ग्रुप। तो उसको अपीज करने की कोशिश करता है क्योंकि वो भी रिवॉल्ट ना कर दें। ऐसे ही रिवॉल्ट इतने सारे हो रहे थे, तो नोबिलिटी या आर्मी या थियोलॉजियंस इस तरीके के लोग भी रिवॉल्ट ना कर दें, इसके लिए उनको खुश रखने की कोशिश करता है। which could be easily administered from the center. He decreed that whenever Nobel dies, तो इसी जो पॉलिसी रहती है इसका एक पार्ट है कि उसने ये प्रोक्लेम किया कि जब भी कोई नॉवल डाई करे मर जाएगा तो उसकी जगह उसका लड़का ले लेगा। Son should be allowed to succeed to his position including his इक्ता। if he had no sons, his son in law, और अगर son in law भी ना हो तो slave को उसका इक्ता ट्रांसफर कर दिया जाएगा। फिरोज एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी टू द आर्मी। कि आर्मी में कोई पर्सन है अभी वो नहीं लड़ सकता या उसकी डेथ हो जाती है, मान लेते हैं नहीं लड़ सकता, तो वो घर में बैठ सकता है, उसकी जगह पे वो अपने लड़के को भेज सकता है, तो उसकी पोस्ट उसको मिल जाएगी। तो इस तरीके से फिरोज जो है एक्सटेंड करता है प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी टू द आर्मी। सोल्जर्स वर अलाउड टू रेस्ट इन पीस एंड टू सेंड इन देयर प्लेस देयर सन्स। सोल्जर्स वर नॉट पेड इन कैश, तो उनको कैश नहीं दिया जाता था, उनको लैंड रिवेन्यूज वगैरह दे दिए, असाइनमेंट्स दी जाती थी कि लैंड रिवेन्यू कलेक्ट करना है। इस तरीके के असाइनमेंट्स उनको प्रोवाइड किया जाते थे। ये भी अपोज का एक केस बना था उसके फिरोज शाह के लिए भी। फिरोज एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी टू द आर्मी। हाँ ये तो हो गया। फिरोज ट्राई टू विन ओवर द थियोलॉजियंस। थियोलॉजियंस यानी जो इस्लामी प्रोफेसर्स वगैरह हुआ करते थे, जो कट्टरवादी फैनेटिक्स मुस्लिम्स जो हुआ करते थे, उन लोगों को। तो फिरोज उन लोगों को खुश रखने की कोशिश करता था। तो ही वॉज अ ट्रू मुस्लिम किंग। ही वॉज अ ट्रू मुस्लिम किंग एंड the state under him was truly Islamic. In order to keep the theologians satisfied, a number of them were appointed to high offices. तो उनको काफ़ी बड़े offices provide किए गए. He tried to ban practice which the orthodox theologians considered as non-Islamic. तो जिसको orthodox theologian जो fanatic group था, वो जिसको कहते थे कि ये चीज़ नॉन इस्लामिक है, तो उस तरीके की प्रैक्टिसेस को रोकने की कोशिश की गई, जिनमें से एक प्रैक्टिस ये भी है, ही प्रोहिबिटेड द प्रैक्टिस ऑफ मुस्लिम वुमेन गोइंग आउट टू वर्शिप एट ग्रेव्स ऑफ सैंट्स। सूफिज्म स्टार्ट हो गया था। सूफिज्म स्टार्ट होने की वजह से मुस्लिम वुमेन जो है वो ग्रेव ऑफ सैंट पे भी जाया करते थे, सैंट्स वगैरह के पास भी जाया करती थी। तो उनको क्योंकि ये जाना नॉन इस्लामिक माना गया था ऑर्थोडॉक्स थियोलॉजियंस के द्वारा, तो इसके लिए भी इस प्रैक्टिस को प्रोहिबिट किया गया था। इट वॉज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फिरोज दैट जजिया, जजिया एक टैक्स था जो कि नॉन मुस्लिम्स पर लगाया जाता था। तो ऐसा माना जाता था कि वो मुस्लिम रूलर के प्रोटेक्शन में रह रहे हैं लोग, तो उनको जजिया कर देना पड़ेगा। तो पहले ये जजिया कर लगता था तो कॉमन पीपल पर लगता था, हिंदू पीपल पर, लेकिन पंडित वगैरह पे नहीं लगता था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक के टाइम ये वो टाइम था जब उसने जजिया कर एक सेपरेट टैक्स बनाया और इसको पंडितों पर भी अप्लाई किया गया था, ब्राह्मण्स पर भी
अप्लाई किया गया था। द न्यू सिस्टम ऑफ टैक्सेशन वाज अकॉर्डिंग टू कुरान। तो जो नया सिस्टम आया था टैक्सेशन का वो कुरान के अकॉर्डिंग था। कुरान में जो टैक्सेशन के सिस्टम दिए हुए हैं वो उसके अकॉर्डिंग था। तो 4 काइंड ऑफ टैक्सेस कुरान में बताए गए हैं। 4 काइंड ऑफ टैक्सेस कौन कौन से हैं? खराज, जक़ात, जजिया और कम्स। खराज क्या है? खराज वाज द लैंड टैक्स विच वाज इक्वल टू 1/10 ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द लैंड। 1/10 यानी 10%। जो भी प्रोडक्शन होगा लैंड पर उसका 10% टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। नेक्स्ट था ज़कात। ज़कात 2% टैक्स ऑन प्रॉपर्टी, जो सभी प्रॉपर्टी टोटल प्रॉपर्टी पर 2% टैक्स देना रहता था। जजिया, जजिया टैक्स से इसको लिवाई किया गया था ऑन नॉन मुस्लिम्स। एंड खम्स जो था वो 1/5 मतलब 20% ऑफ द बूटी कैप्चर्ड ड्यूरिंग वॉर। वॉर में जो भी चीज़ें कैप्चर की जाती थी, जो भी चीज़ें कहीं से छीन ली जाती थी, उसका 20% यानी 1/5 राजशाही खजाने में जमा करना पड़ता था एज टैक्स। इन ऑर्डर टू इनकरेज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को इनकरेज करने के लिए उसने भी इरिगेशन सिस्टम को बढ़िया करने की कोशिश की। तो इरिगेशन सिस्टम को बढ़िया करने की कोशिश की, कई सारे कैनाल्स वगैरह बनाए गए थे, लेकिन उनको यूज़ करने की वजह से वाटर टैक्स भी लगाया गया था। वाटर टैक्स जिसको हक शर्ब या हासिल शर्ब बोला जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, द सिटीज़ ऑफ फतेहाबाद। सिटीज़ ऑफ फतेहाबाद हरियाणा में, हिसार, जौनपुर एंड फिरोजाबाद स्टैंड टू हिज क्रेडिट। ये सभी जो सिटीज़ हैं वो इसी के द्वारा बसाए गए थे। द 2 पिलर्स ऑफ अशोका, एक जो कि टोपरा हरियाणा में था और दूसरा मेरठ यूपी में, उन दोनों को इसके टाइम में दिल्ली लाया गया था। ही स्टैब्लिश्ड एट दिल्ली अ हॉस्पिटल जिसको दारुल शिफा कहते हैं। ठीक है, तो एक इस्टेब्लिश किया था इसने हॉस्पिटल दिल्ली में जिसको दारुल शिफा बोला जाता है। 13th पॉइंट, अ न्यू डिपार्टमेंट ऑफ दीवान खैरात। दीवान खैरात यानी कि पुअर गर्ल्स को मैरिज वगैरह के लिए उनकी मैरिज वगैरह फ्री में कराई जाती थी, उनको हेल्प किया जाता था मैरिज के लिए, तो उसको दीवान खैरात बोलते हैं। तो एक डिपार्टमेंट दीवान खैरात उसने शुरू किया था इस तरीके के खैरात के लिए। 14th, he ordered his officials that whenever they attacked a place, जब भी वो किसी प्लेस पर अटैक करेंगे तो दे शुड सेलेक्ट हैंडसम एंड वेल बोर्न यंग बॉयज। हैंडसम एंड यंग बॉयज क्यों? क्योंकि उनको स्लेव की तरह से मार्केट में बेचा जाता था और उनको यूज़ किया जाता था एज स्लेव। इसके लिए हैंडसम और वेल बोर्न यंग बॉयज को वहाँ से उठाने का उसने आदेश दिया था। However, his rule was marked by peace and tranquility. इतनी सब के बावजूद भी उसका जो रूलिंग सिस्टम था वो काफ़ी पीसफुल और ट्रैंक्विलिटी से था। क्यों? उसका पूरा क्रेडिट जाता है उसके प्राइम मिनिस्टर खान जहान मकबूल को। He died in 1388. तो उसकी डेथ हो जाती है 1388 में। The Tughlaq dynasty could not survive much after फिरोज शाह's death. फिरोज शाह की डेथ के बाद तुगलक डायनेस्टी सर्वाइव नहीं कर पाती है क्योंकि काफ़ी कमज़ोर रूलर्स हो जाते हैं उसके बाद। मालवा, गुजरात एंड शर्की जो जौनपुर में है, तो उस किंगडम वो सभी किंगडम्स टूट जाती हैं। तिमूर इन्वेशन, उस टाइम तिमूर का इन्वेशन होता है जो कि काफ़ी अफेक्ट करता है इस पूरे सिस्टम को, पूरी डायनेस्टी को। तो तैमूर का इन्वेशन होता है 1398 से 1999 में। तिमूर द लेम भी कहते हैं उसे। तो वो एक तुर्किश चीफ था और काफ़ी क्रूएल कनकरर था। वो मंगोलिया से आता है और चंगेज़ खान का वो डिसेंडेंट था। वो इन्वेट करता है इंडिया को 1398 में ड्यूरिंग द राइन ऑफ मोहम्मद शाह तुगलक, द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। तैमूर's army mercilessly sacked and plundered Delhi. तैमूर की आर्मी mercilessly plundered Delhi. तैमूर रिटर्न टू सेंट्रल एशिया। तैमूर सेंट्रल एशिया में रिटर्न कर जाता है, लिविंग अ नॉमिनी नेम्ड खिज़र खान। तो यहाँ पे अपने एक नॉमिनी को रख देता है खिज़र खान को पंजाब में रूल करने के लिए। इन 1404 ही डाइड वाइल ऑन हिज वे टू कनकर चाइना। चाइना को जीतने के लिए आगे जा रहा होता है, वहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है। अब एक नई डायनेस्टी शुरू होगी जो कि ये सैयद डायनेस्टी 1414 टू 51। इसमें 4 रूलर्स हैं। नेम ऑफ रूलर्स, फर्स्ट रूलर है खिज़र खान 1414 टू 21। फर्स्ट रूलर है खिज़र खान 1414 टू 21 एंड द नेक्स्ट रूलर इज मुबारक शाह 1421 to 34. Next one is
Muhammad Shah 1434 to 43 and the next one is Alam Shah 1443 to 51. तो ये 4 रूलर्स हैं जो कि सैयद डायनेस्टी के हैं। आते हैं हम आगे। फर्स्ट रूलर खिजर खान। तिमूर's nominee captured Delhi and was proclaimed the new sultan। ठीक है, ये तिमूर का नॉमिनी होता है और ये एक नए सुल्तान के तौर पे यहाँ पे स्टैब्लिश होता है। He was the first of the Sayyid dynasty which ruled over Delhi and surrounding districts। तो दिल्ली और सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स जितने रहते हैं उसको रूल करता है। नेक्स्ट आता है मुबारक शाह 1421 to 34। मुबारक शाह he succeeded Khizr at the throne after his successful expedition against Mewatis। मेवाती राजपूत होते थे, कटेहर्स एंड गंगैतिक दोआब एरिया। तो इन सबको इन सबकी सक्सेसफुल एक्सपेडिशन के बाद ये रूलिंग अथॉरिटी में आ जाता है। इसको बाद में नॉवेल्स ही मार देते हैं। नेक्स्ट आता है मोहम्मद शाह 1434 to 43। The nobles put Muhammad Shah on the throne, but he could not survive the in fight among the nobles in the court। ठीक है, तो मोहम्मद शाह थ्रोन पे बैठता है लेकिन वो फाइट नहीं कर पाता है नोबल्स से कोर्ट में। ही वाज अथोराइज्ड टू रूल ओनली अ मीगर एरिया अराउंड 30 माइल्स। तो उसको 30 माइल्स की एरिया प्रोवाइड की जाती है रूल करने के लिए। एंड रेस्ट ऑफ द सल्तनत वाज रूल्ड बाय नोबल्स। तो इस तरीके के काफ़ी कमज़ोर रूलर्स थे ये सभी। आलम शाह आता है नेक्स्ट 1443 to 51। द लास्ट सैयद किंग डिसेंडेंट इन फेवर ऑफ बेहलोल लोदी एंड रिटायर्ड। ठीक है, तो बेहलोल लोदी को वो फेवर करता है और उसको अपनी पूरी किंगडम दे करके और रिटायरमेंट ले लेता है। दस बिगन द लोधी डायनेस्टी। तो क्योंकि लोधी डायनेस्टी का पहला रूलर बेहलोल लोधी होता है तो वो नई डायनेस्टी को स्टैब्लिश करता है जिसका नाम रहेगा लोधी डायनेस्टी। सो दिस डायनेस्टी लोधी डायनेस्टी, इसका टेन्योर रहेगा 1451 से 1526। 1526 में पानीपत का फर्स्ट वॉर होता है, फर्स्ट वॉर ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है जिसमें इब्राहिम लोदी की डेथ हो जाती है। तो उसके बाद से मुगल डायनेस्टी शुरू हो जाती है और मुगल डायनेस्टी फिर 1857 तक रहती है। रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी, थ्री रूलर्स होंगे। पहला बेहलोल लोधी 1451 to 88। नेक्स्ट सिकंदर लोधी 1489 to 1517 and the third one is Ibrahim Lodi 1571 to 26। So the first ruler is Behlul Lodi। The tenure of the Behlul Lodi was 1451 to 1888। First point, Behlul Lodi was one of the Afghan Sardar। वो अफगान सरदार था एक। He established himself in Punjab after in invasion of Timur। He is the founder of Lodi dynasty। नेक्स्ट रूलर आता है सिकंदर लोदी 1489 से 1517 तक इसका रूलिंग टेन्योर रहता है। सिकंदर लोदी वाज द सन ऑफ बेलोल लोदी हु कंक्वर्ड बिहार एंड वेस्टर्न बंगाल। ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, अ सिटी फाउंडेड बाय हिम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा गया है कई बार कि आगरा को कौन इस्टेब्लिश किया है। तो आगरा को इस्टेब्लिश सिकंदर लोदी ने किया है। आगरा इस्टेब्लिशमेंट करने के बाद दिल्ली से आगरा ही अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर देता है। सिकंदर वाज अ फेनेटिकल मुस्लिम, काफ़ी रूढ़िवादी मुस्लिम था वो। एंड ब्रॉक द सैक्रेड इमेजेस, तो क्योंकि रूढ़िवादी था तो फिर मूर्ति वगैरह की पूजा करना सही नहीं है। तो इस वजह से, इस थिंकिंग की वजह से उसने काफ़ी इमेजेस जो हैं सैक्रेड इमेजेस उसको डिस्ट्रॉय किए थे, जिनमें से एक ज्वालामुखी टेम्पल का भी इमेज था। ज्वालामुखी टेम्पल भी था नागरकोट में, वो भी तोड़ा गया था। और मथुरा का टेम्पल भी डिस्ट्रॉय किया गया था सिकंदर लोदी के द्वारा। He took a keen interest in the development of agriculture। ठीक है, तो वो काफ़ी इंटरेस्ट रखता है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में। और ही इंट्रोड्यूस द गज ए सिकंदरी। गज सिकंदरी एक पैमाना, एक स्केल है 32 डिजिट का, फील्ड को, कल्टिवेटेड फील्ड को मेजर करने के लिए। तो इसने गज सिकंदरी एक पैमाना इंट्रोड्यूस किया था, एक स्केल इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट आते हैं इब्राहिम लोदी 1517 to 26। तो इब्राहिम लोदी लास्ट रूलर है लोधी डायनेस्टी का। ही वॉज द लास्ट किंग ऑफ द लोधी डायनेस्टी एंड द लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली। ठीक है, दिल्ली का लास्ट सुल्तान मानेंगे हम, दिल्ली सल्तनत का एक्चुअली, नॉट ऑफ द दिल्ली। ही वॉज द सन ऑफ सिकंदर लोधी। द अफगान नोबिलिटी वॉज ब्रेव एंड फ्रीडम लविंग पीपल। ठीक है, बट इट वॉज बिकॉज ऑफ इट्स फिजिपेरस एंड इंडिविजुअलिस्टिक टेंडेंसीज दैट द अफगान मोनार्की वॉज वीकेंड। तो इसकी इंडिविजुअलिस्टिक टेंडेंसी जो थी कि मैं यूँ जो भी हूँ, इस वजह से जो है अफगान मोनार्की वो काफ़ी वीक पड़ जाती है।
बाद में इसके चाचा होते हैं मोहम्मद लोदी, वो भी इसके अपोज करने लगते हैं क्योंकि उनका मानना था सिकंदर लोदी के बाद उनको बैठना चाहिए था थ्रोन पे, लेकिन इब्राहिम लोदी बैठ जाता है, वो इस्टेब्लिश करता है अपनी किंगशिप को वहाँ पे। तो इस वजह से मोहम्मद लोदी भी काफ़ी नाराज़ रहते हैं। ऐसा आता है हिस्ट्री में पार्ट कि राणा सांगा से मोहम्मद लोदी ने हेल्प ली थी, और बाद में यही अंकल लोदी यानी दौलत खान लोदी जो थे, एट लास्ट दौलत खान लोदी वो गवर्नर ऑफ पंजाब इनवाइटेड बाबर को इनवाइट करता है इब्राहिम लोदी को यहाँ से ओवरथ्रो करने के लिए, हटाने के लिए। तो होता क्या है कि बाबर उसकी बात मान लेता है, लेकिन बाद में फिर वही चीज़ की कोई भी रूलर किसी का होता नहीं, तो बाबर यहाँ पे आता है, एक इन्वेडर ही तो होता है वो भी, तो आता है इब्राहिम लोदी को हराएगा, इब्राहिम लोदी की सारा जो किंगडम था उसको वो अचीव कर पाता है, और बाद में फिर अंकल लोदी यानी ये जो मोहम्मद लोदी था, दौलत खान, तो इसको भी बाद में हरा दिया जाता है, और राणा सांगो को 1527, हाँ 1527 में राणा सांगो को भी हराता है। देन 1528 एंड 1529 ये सभी युद्ध, सभी बैटल्स में लोधी को भी हरा देता है मोहम्मद लोधी को। कौन? बाबर। ठीक है, तो ये पूरे का पूरा जो किंगडम रहता है वो फिर बाबर इस्टेब्लिश कर देता है, और फिर नई एक डायनेस्टी शुरू हो जाती है, मुगल डायनेस्टी। और मुगल डायनेस्टी को हम दिल्ली सल्तनत से अलग लेकर के पढ़ेंगे। मुगल डायनेस्टी टोटल 1526 से इतनी बड़ी टेन्योर तक चलती है, यानी लगभग 1857 तक चलती है, जब लास्ट में ये जब लास्ट में जफर आ जाता है, तब तक के लिए ये पूरी डायनेस्टी चल रही होती है, मुगल डायनेस्टी। तो इब्राहिम लोदी वाज किल्ड इन द बैटल नॉर्म एंड विद हिम एंडेड द दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो बैटल में उसकी डेथ हो जाती है इब्राहिम लोदी की। कौन सा बैटल था वो? बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, तो वहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है, और उसके बाद दिल्ली सल्तनत का एंडिंग हो जाती है। हम देखते हैं कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत, क्या रीजंस थे जिसकी वजह से दिल्ली सल्तनत डिक्लाइन कर जाती है, खत्म हो जाती है। डेस्पोटिक एंड मिलिट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट, ये पूरा जो गवर्नमेंट, हाँ गवर्नमेंट थी वो पूरी डेस्पोटिक थी, यानी तानाशाह टाइप की थी, है ना। तो मिलिट्री टाइप गवर्नमेंट जैसे पाकिस्तान में इस टाइम चलती रहती हैं, बीच बीच में मिलिट्री डिपार्टमेंट पता नहीं कहाँ से आ जाता है, तो वो भी मिलिट्री टाइप गवर्नमेंट यहाँ पे शुरू हो गई थी, विच डिड नॉट हैव द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल। अब क्योंकि मिलिट्री गवर्नमेंट अगर शुरू हो जाएगी तो उसके पास कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल कहाँ से आएगा? ठीक है, तो पीपल उस पर भरोसा ही नहीं कर सकते हैं, तो ये भी एक पॉइंट रहा था। नेक्स्ट पॉइंट आता है डीजेनरेशन ऑफ दिल्ली सुल्तान्स। डीजेनरेशन यानी वो अपने राजपाट में ही व्यस्त हो जाते थे, वो किसी तरीके का काम नहीं करते थे, या मैं बोलूँ कि स्पेशली द वाइल्ड प्रोजेक्ट जो था मोहम्मद बिन तुगलक का, हाँ, कि किसी भी चीज़ को पूरी तरीके से जीतने की कोशिश करना, लेकिन उतनी पावर भी नहीं थी, तो इनकम्पिटेंस रहता है फिरोज शाह तुगलक का, मोहम्मद बिन तुगलक का वाइल्ड प्रोजेक्ट, और इस तरीके के जितने भी कैकुबाद और भी तरीके के जो मुबारक शाह, ये सभी रूलर्स जो हैं एक बेकार किस्म के रूलर मतलब यहाँ पे प्रूवन हुए हैं, तो इनकी वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम आई है पूरे के पूरे दिल्ली सल्तनत को। नेक्स्ट आता है वार ऑफ सक्सेशन, एज देयर वाज नो फिक्स्ड लॉ ऑफ सक्सेशन। ठीक है, तो वॉर ऑफ सक्सेशन, जितने सक्सेशन के वॉर्स रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई फिक्स्ड लॉ नहीं था पहले। जो भारत में जितने भी डायनेस्टीज हुआ करती थी, अशोका और चंद्रगुप्त वगैरह की जो डायनेस्टीज हुआ करती थी, तो वो हिंदू कल्चर्स पर चल रही होती थी। उसमें क्या था, उसमें फिक्स्ड लॉ हुआ करता था कि भाई शाम तक का युद्ध रहेगा, शाम को जो है युद्ध को खत्म कर दिया जाएगा, बेशक दोनों पार्टीज जो है आमने सामने रहे, लेकिन शाम के बाद युद्ध क्लोज कर दिया जाता था, लड़ाई नहीं हुआ करती थी। तो इस तरीके के जो फिक्स्ड लॉ हुआ करते थे वो किसी तरीके का लॉ नहीं था, इसमें सिर्फ एक ही सिस्टम काम करता था कि किसी भी तरीके से जीतना है, चाहे कुछ भी करना पड़े, जीतना है। तो इस तरीके का जो अगर लॉ ही नहीं रहेगा किसी भी तरीके का, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होनी ही होनी थी। ग्रीड एंड इनकम्पिटेंसी ऑफ द नॉवेल्स। ठीक है, जो नॉवेल्स लोग थे उनका लालच, और उनका जो भी ये फैनेटिक जो बात थी, जो रूढ़िवादी विचारधारा थी, इन सब की वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। डिफेक्टिव मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी काफ़ी डिफेक्टिव हो गया था। कुछ लोगों ने कोशिश की थी अच्छा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करने की, लेकिन सभी लोग उसको प्रॉपर कंट्रोल नहीं कर पाए। वास्टनेस ऑफ एम्पायर एंड पुअर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो एम्पायर काफ़ी बड़ा हो चुका था, और कम्युनिकेशन का कोई साधन अच्छा नहीं था। जैसे हमने एग्जांपल लिया था उसका, मोहम्मद बिन तुगलक का, कि दिल्ली छोड़ करके दौलताबाद में इस्टेब्लिश करता है
अपने कैपिटल को, फिर दौलताबाद छोड़कर वापस दिल्ली में आ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एम्पायर बहुत बड़ा है, कोशिश कर रहा है पूरे के पूरे एम्पायर को कंट्रोल करने की, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता एक जगह पे बैठे बैठे। तो काफ़ी पुअर मीन्स थे कम्युनिकेशन के, इस वजह से भी डिक्लाइन कर जाती है ये पूरी दिल्ली सल्तनत। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, फाइनेंशियली इंस्टेबिलिटी थी बहुत ज़्यादा। नंबर ऑफ स्लेव्स इंक्रीज टू 1,80,000, इतनी ज़्यादा, सोचें 1,80,000 स्लेव्स थे सिर्फ फिरोज शाह तुगलक के। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि सबसे ज़्यादा स्लेव, सबसे ज़्यादा नौकर किसने रख रखे थे? तो फिरोज शाह तुगलक ने रखे। अब जब इतने ज़्यादा नौकर, इतने ज़्यादा स्लेव्स रखेंगे तो उनकी सैलरी वगैरह भी देनी पड़ती है, तो इसमें भी काफ़ी बर्डन आ जाता है ना। तो तुगलक टाइम विच वाज अ बर्डन ऑफ द ट्रेजरी, ठीक है। और इन्वेशन ऑफ तिमूर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इन्वेशन ऑफ तिमूर। तिमूर के इन्वेशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था पूरे दिल्ली सल्तनत का। नेक्स्ट आता है, इस तरीके से ये पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाता है। हम कुछ इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट और उनके हेड पढ़ लेते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ डिपार्टमेंट जैसे दीवानी वजारत, दीवानी वजारत डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, ठीक है, दीवानी वजारत डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस। इसका जो हेड है वो वजीर बोला जाता था उसे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट दीवानी अरिज या दीवानी अर्ज, दैट इज अ मिलिट्री डिपार्टमेंट एक्चुअली, एंड द हेड was RSA Mumalik. Head was known as RSA Mubalik. The third department was Diwani Insha. Diwani Insha, Department of Correspondence. Department of Correspondence, and it was headed by Dabir Mubalik. The fourth department was Diwani Risalat. दीवानी रिसालत मीन्स डिपार्टमेंट ऑफ अपील्स, यहाँ पे अपीलिंग वगैरह की जाती हैं, ठीक है। तो उसको हेड किया जाता था दावेर मुल्क के द्वारा, दावेर मुल्क। नेक्स्ट डिपार्टमेंट वाज दीवानी मुश्तक राज। मुश्तक राज बताया था, मुश्तक राज एक पर्सन है कि हेड हुआ करता था। तो डिपार्टमेंट ऑफ अरियर्स, जो भी लोन वगैरह या जो भी रेवेन्यूज जो नहीं दे पा रहा है उसको, वो अरियर में चले जाता है। तो इस तरीके का जो डिपार्टमेंट था जो इन सब चीज़ों को देख रेख करता था, उसको दीवान ई मुश्तक राज बोला जाता था, मुश्तक राज बोलते थे। फाउंडेड बाय अलाउद्दीन खिलजी एंड द हेडेड बाय मुश्तक राज। नेक्स्ट डिपार्टमेंट दीवानी रियासत, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स हमने पढ़ा था रियासत। तो रियासती ममालिक, रियासती ममालिक फाउंडेड बाय अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट आता है दीवानी कोही, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट फाउंडेड बाय मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है दीवानी बंदगान, दीवानी बंदगान डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव एंड फाउंडेड बाय फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है दीवानी खैरात, डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी, दीवानी खैरात डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी एंड फाउंडेड बाय फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ इश्तियाक, इश्तियाक फॉर पेंशन, तो डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन, इट वाज आल्सो फाउंडेड बाय फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट एंड हेड। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो होती थी, सबसे छोटी यूनिट ग्राम, हाँ सबसे छोटी यूनिट जो है ग्राम हुआ करती थी। ग्राम का जो हेड होता था उसको मुकद्दम या खुद बोला जाता था। उससे बड़ी यूनिट परगना, जिसको तालुका बोलते थे, एंड उसका हेड चौधरी या आमिल बोला जाता था। नेक्स्ट यूनिट शिक, जो कि डिस्ट्रिक्ट बोली जाती है, एंड उसका हेड शिकदार, उसको बोला जाता था। एंड द नेक्स्ट यूनिट इज एकता, एकता सिस्टम, जो कि सॉरी शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था। तो जो सबसे बड़ी यूनिट होती थी वो एकता, दैट इज प्रोविंस, एंड इट वाज हेडेड बाय मुफ्ती और वाली। So this chapter is completed now. We will study other parts of the ancient history and medieval history, and after that the modern history. So सब्सक्राइब कर लें आप इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि आगे आने वाले चैनल से आगे आने वाली सभी वीडियोस आपको टाइम पे मिल जाएं। थैंक यू।